So good evening, guys. Am I audible? Am I audible? So good evening. हम लोग ये छोटा सा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ऑन लाइबर ट्रांजिशन के ऊपर. ठीक है. तो आप सबको पता है कि लाइबर डिसकंटिन्यू हो चुका है एंड नाउ ऑल द ग्लोबल वर्ल्ड हैज मूव्ड टुवर्ड ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स. तो आप सबको एज फाइनेंस प्रोफेशनल्स ये आइडिया होना चाहिए कि लाइबर क्यों डिसकंटिन्यू हुआ एंड उसकी जगह जो अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है उसके मैकेनिक्स क्या है. राइट. आप में से कुछ लोग होंगे जो सीएफए कर रहे हैं या करने वाले होंगे, या एफआरएम कर रहे हैं या करने वाले होंगे, या कर चुके होंगे. आप सब ने लाइबर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे. राइट. तो आपको पता है कि लाइबर क्या होता है, बट नाउ दिस कोर्स इज ऑल अबाउट कि लाइबर डिसकंटिन्यू हो चुका है एंड वी हैव टू ट्रांजिशन टू एन ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट. तो इस कोर्स में मैं कोई बहुत ज्यादा डिक्टेशन वगैरह नहीं करूंगा. बहुत छोटा सा कोर्स है, 3-4 क्लासेस का. बट यस, आई विल ट्राई टू गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. देखो, लाइबर एंड ये जो ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है इसका डिस्कशन बहुत बड़ा हो सकता है होने को, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो अंदर में है ट्रांजिशन के लिए. राइट. बट दैट विल बी वेरी चैलेंजिंग टू एब्जॉर्ब. तो उस केस में जो की चीजें हैं एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल आपको पता होनी चाहिए, एंड थोड़ा सा जो आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस पता होना चाहिए, मैकेनिक्स पता होना चाहिए, वो मैं इस कोर्स में कवर करने वाला हूं. सो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी लेवल प्रोग्राम. ठीक है. इससे ऊपर जाके मतलब भी नहीं है, बिकॉज उस केस में आपको समझ ही नहीं आएगा, बिकॉज वो बहुत बैंक स्पेसिफिक हो जाएगा कि वो लोग कैसे अपने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांजिट कर रहे हैं एंड सो ऑन. तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने इस कोर्स में कवर किया है. राइट. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो लाइबर है वर्सेस ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट. ठीक है. लाइबर वर्सेस ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, इसके फीचर्स क्या है. तो जैसे मैंने बोला कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो मैंने हैंड रिटन ही बनाए हैं, तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही. बट थोड़ा सा स्क्रैच वर्क करेंगे कॉपी में, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है थोड़ा सा स्क्रैच वर्क रहे तो अटेंशन स्पैन इंक्रीज हो जाता है. राइट. सो माय फर्स्ट टॉपिक विच आई एम डिस्कसिंग इज लाइबर वर्सेस ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट. दोनों में क्या डिफरेंस है, लाइबर वर्सेस ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट. तो जल्दी से एक फर्स्ट पॉइंट लिख देना अपने नोट्स के अंदर, लाइबर वर्सेस आरएफआर. लाइबर वर्सेस आरएफआर, या इसको आप ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट भी बोल लो. ठीक है. रिस्क फ्री रेट या ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट. तो लाइबर हम सबको बताया इट इज द फंडिंग कॉस्ट एंड इट इज अवेलेबल फॉर सर्टेन टेनर्स. लाइबर जो अवेलेबल था वो 7 मैच्योरिटीज में अवेलेबल था. लाइबर यूज टू बी पब्लिश्ड इन 7 मैच्योरिटीज. राइट. बट ये जो आरएफआर है ना, ये जो ऑल्टरनेटिव रेट है, दैट इज द फंडिंग कॉस्ट फॉर ओवरनाइट. मतलब जो लाइबर पब्लिश होता था, लाइबर का इंप्लीकेशन क्या है, बेसिकली हर किसी को एक बेंचमार्क रेट चाहिए. बैंक्स को बेंचमार्क रेट चाहिए. ठीक है. बैंक्स को जो लोन प्राइस करने हैं उसके लिए उनको बेंचमार्क रेट चाहिए. जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिटवीन बैंक्स उसमें भी एक बेंचमार्क रेट चाहिए. तो वो बेंचमार्क रेट आपका लाइबर हुआ करता था. राइट. सो वो जो लाइबर था इट यूज टू बी पब्लिश इन 7 मैच्योरिटीज. तो वो 7 टेनर्स के लिए पब्लिश किया जाता था, जैसे कि आपका 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया. ऐसे करके 7 टेनर्स में लाइबर यूज टू बी पब्लिश्ड. ये जो आरएफआर है, जो आपका ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है, इट्स पब्लिश्ड ओनली फॉर ओवरनाइट. तो ये आपका फंडिंग कॉस्ट है फॉर ओवरनाइट. हर किसी को ये फंडिंग कॉस्ट ऑब्वियसली इजीली समझ में आ रहा होगा. जैसे अगर आपको सपोज बैंक के पास लोन लेने जाना है, ठीक है, अगर आप इंडिया में जाते हो तो इंडिया में बैंक में भी चार्ज करता होगा आपसे माइबर, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, प्लस सम स्प्रेड, प्लस सम स्प्रेड. तो ये फंडिंग कॉस्ट है ना. राइट. मतलब जो बैंक का फंडिंग कॉस्ट लग रहा है, बैंक जिस रेट पे पैसा उठा रहा है वो है माइबर. ऑब्वियसली बैंक उसी रेट पे तो आपको पैसा नहीं देगा, बैंक उसमें एक स्प्रेड डालेगा. वो स्प्रेड आपका रिस्क प्रीमियम के लिए भी होगा, वो स्प्रेड आपका प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी होगा. राइट. एम आई ऑडिबल? 1 second, लेट मी चेंज द इंटरनेट.
1 second guys. यस, सो बैंक जो आपसे चार्ज करेगा, बैंक अपना फंडिंग कॉस्ट देखेगा, वो फंडिंग कॉस्ट को आप माइबर मान लो, प्लस उसमें एक स्प्रेड ऐड करके आपसे चार्ज करेगा। वो स्प्रेड रिस्क कंपनसेशन भी है और वो स्प्रेड में एक प्रॉफिटेबिलिटी एलिमेंट भी है, राइट। तो वो जो फंडिंग कॉस्ट था दैट वाज लाइबर। अब फंडिंग कॉस्ट ओवरनाइट का देखा जाएगा, दैट इज ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, राइट। लाइबर का कंप्यूटेशन कैसे होता था? बेसिकली जो पैनल बैंक्स है, पैनल बैंक्स, दे यूज्ड टू सबमिट रेट्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम वेटेड एवरेज ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। मतलब लाइबर का मतलब क्या था? इट इज द इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। मतलब अगर एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करेगा तो किस रेट पे बोरो कर पाएगा, राइट। एंड दोनों बैंक्स ट्रिपल ए क्वालिटी के हैं, तो उस केस में अगर वो बोरो करेगा तो किस रेट पे बोरो कर पाएगा? दैट इज योर फंडिंग कॉस्ट, दैट इज योर लाइबर। नाउ जो पैनल बैंक्स है, जो भी जिसको भी पैनल पे रखा गया है, वो बैंक्स अपने रेट्स सबमिट करते थे बेस्ड ऑन वॉल्यूम वेटेड एवरेज ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। मतलब जो भी वो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, आपस में जिस रेट्स पे कर रहे हैं एंड जो वॉल्यूम के साथ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज बैंक्स निकालते थे, सारे पैनल बैंक्स, एंड सबमिट करते थे। उसके बेसिस पे आपका लाइबर पब्लिश होता था, राइट। जो पैनल बैंक्स सबमिट करेंगे, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शंस है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि हर एक बैंक का जो रेट है उसका वेटेड एवरेज, वो नहीं बोलना चाह रहा, वो तो हो गई। यहां बोलना चाह रहे एक बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, जिस भी वॉल्यूम के साथ हुआ, वो एक बैंक अपना वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकालेगा, फिर दूसरा पैनल बैंक भी अपना वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकालेगा, फिर तीसरा पैनल बैंक भी अपना वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकालेगा। सब बैंक्स अपना अपना वॉल्यूम वेटेड एवरेज का फिगर देंगे एंड उसका देन एक नॉर्मल एवरेज किया जाएगा एंड देन लाइबर को पब्लिश किया जाएगा, राइट। सो वॉल्यूम वेटेड एवरेज इज एट बैंक लेवल। तो पैनल बैंक्स सबमिट करते थे रेट्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम वेटेड एवरेज ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शंस, जो भी उनकी एक्चुअल ट्रांजैक्शंस है, राइट। एंड जिस वॉल्यूम में वो हुई है, तो आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकाल ही सकते हो। एंड उसके बेसिस पे एक बैंक का लाइबर आएगा, दूसरे बैंक का लाइबर आएगा, वो सारे अपना अपना रेट पब्लिश करेंगे, रेट सबमिट करेंगे, एंड देन जो कमिटी है वो उसका एवरेज लेके लाइबर को पब्लिश करेगा, राइट। बट प्रॉब्लम क्या थी लाइबर में? जनरली ओवरनाइट टेनर के बियॉन्ड एक्चुअल ट्रांजैक्शंस बहुत ही कम हो रही थी मार्केट के अंदर। सो एक रेट तब रियलिस्टिकली उसको एक्सेप्ट किया जाएगा अगर उस रेट पे एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस हो रही है, वरना बोलने को तो आप कोई भी रेट सबमिट कर लो। तो उस केस में एक लाइबर स्कैंडल हुआ था, लाइबर स्कैंडल, जिसमें क्या हुआ था, सिंस एक्चुअल ट्रांजैक्शंस तो हो नहीं रही, बट आपको पब्लिश करना है, आपको सबमिट करने हैं रेट्स, तो सबमिट तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपना फायदा उठाने के लिए कोई भी रेट्स सबमिट कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन द लाइबर स्कैंडल, राइट। लाइबर स्कैंडल में क्या हो रहा था? ट्रेडर्स आपस में, ठीक है, एक कार्टेल बना के जान के ऐसे रेट्स पब्लिश कर रहे थे जिससे उनको अनड्यू फायदा हो रहा है। एंड दैट वाज द मेन ट्रिगर जिसके कारण ये सोचा गया कि नहीं, लाइबर को हमें रिप्लेस करना चाहिए, बिकॉज एक रेट आपका अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे पब्लिश ही नहीं हो रहा तो आप उसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते, राइट। सो द प्रॉब्लम विद लाइबर वाज बियॉन्ड ओवरनाइट टेनर कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शंस थी नहीं। मतलब अगर आप बोलोगे 1 मंथ के लिए कोई बोरोइंग का क्या कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हो रहा था? द आंसर इज नो। ओवरनाइट के लिए ट्रांजैक्शंस हो रही थी, उसके बेसिस पे सबमिट हो रहा था, बट जो 1 मंथ का हो गया, 2 मंथ्स का हो गया, वहां पे कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शंस नहीं थी। एंड अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शंस नहीं थी तो लाइबर वाज रिग्ड। रिग्ड मतलब आपको सबमिट करना है। अब अगर आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शंस नहीं है तो एक प्रोविजन था कि आप एक्सपर्ट जजमेंट के बेसिस पे अपना लाइबर सबमिट कर सकते हैं। तो वहां पे जो एक्सपर्ट जजमेंट हो रही थी, वहां पे ट्रेडर्स ने अनड्यू फायदा उठाया उसका, एंड दैट इज व्हाट कॉज्ड द लाइबर स्कैंडल, ठीक है। एंड उसमें लाइबर स्कैंडल हुआ जिसमें ट्रेडर्स ने उल्टे पुल्टे रेट्स सबमिट किए अपने आप को या एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए, राइट। सो दैट वाज द मेन ट्रिगर जिसके कारण ये सोचा गया कि नहीं, हमें लाइबर को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। आरएफआर का कंप्यूटेशन कैसे होता है? इट इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस इन एक्टिव मार्केट्स, राइट। बट अगर मार्केट्स एक्टिव नहीं है, कोई छुट्टी है, तो उस कारण आप कोई रेट अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आप कंटिंजेंसी प्लान को यूज कर सकते हो। कंटिंजेंसी प्लान क्या है? जैसे सोनिया है, सोनिया इज फॉर यूके,
राइट। एक सॉफर है, ये सारे ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है। सॉफर यूएस का है, सोनिया यूके का है, तो ये ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है सारे, बट है सारे के सारे ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। तो कंटिंजेंसी प्लान में क्या है, जैसे सोनिया कैसे निकलता है, बैंक का जो रेट है प्लस ट्रिम्ड एवरेज सोनिया स्प्रेड ऑफ लास्ट 5 डेज। आप सिंपल स्प्रेड देखो क्या है, सोनिया स्प्रेड, ठीक है, ऑफ लास्ट 5 डेज, एंड देन उसका ट्रिम्ड एवरेज आप लोगे। मैं थोड़ा सा अभी कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी आपको दिखा दूंगा, ऑल्दो कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये चीज तो पब्लिश होती है, आपको तो सीधा यूज करना है, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे दूंगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आरएफआर कंप्यूटेशन कैसे होता है, बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस इन एक्टिव मार्केट्स, ठीक है। अगर मार्केट्स एक्टिव नहीं है तो उस केस में आप कंटिंजेंसी प्लान को रिजॉर्ट कर सकते हो। कंटिंजेंसी प्लान का एक सिंपल एग्जांपल है, सोनिया इज इक्वल टू बैंक रेट प्लस स्प्रेड यूज कर लो, ठीक है। वो स्प्रेड आपको कैसे कंप्यूट करना है, फॉर द लास्ट 5 डेज आप पहले स्प्रेड का वैल्यू लोगे एंड देन उसका ट्रिम्ड एवरेज। ट्रिम्ड एवरेज का मतलब क्या अभी समझ लेंगे। सेरोन जो है, सेरोन दैट इज इक्वल टू प्रीवियस सेरोन ओनली, दिस इज द कंटिंजेंसी प्लान। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दिखाए हैं आपको, ये सेरोन जो हो गया, सोनिया जो हो गया, सॉफर जो हो गया, ये बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज के ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स हैं। इज दैट क्लियर, राइट। नाउ ये जो आपका लिबर है, it was calculated based on transactions before 11 AM London time, before 11 AM London time, and जो आपका alternative reference rate का computation होता है, they are based on transactions over the day, transactions over the day. For example, GBP सोनिया जो है, it is calculated based on transactions between midnight and 6 PM UK time, तो around 18 घंटे का जो transactions है, उसमें वो transactions को देख के आपका क्या निकलता है, GBP सोनिया निकलता है, राइट। नाउ लिबर, हर किसी को पता है कि लिबर रेट वाज अनसिक्योर्ड एंड वो पब्लिश होता था डेली इन 5 करेंसीज, 5 करेंसीज में वो पब्लिश किया जाता था। ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट जो है, कुछ कंट्रीज का ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट सिक्योर्ड है, कुछ कंट्रीज का ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट अनसिक्योर्ड है। जैसे आपका अनसिक्योर्ड में एग्जांपल आ गया जीबीपी सोनिया, ठीक है, या यूरो ईस्टर। सिक्योर्ड में यूएसडी सॉफर, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, नाम में क्या है सिक्योर्ड। कनाडा का कोरा, राइट, तो कैनेडियन कोरा। तो उस केस में योर ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अगर मैं सॉफर की बात करूंगा, बिकॉज सब लोग यूएस को देखते हैं, तो सॉफर जो है इट इज बेस्ड ऑन रिपो ट्रांजेक्शंस। अब रिपो ट्रांजेक्शंस हम सबको पता है सिक्योर्ड होती है, सो दैट इज व्हाई सॉफर इज सिक्योर्ड, ठीक है। हम लोग फेड फंड रेट्स के बेसिस पे नहीं निकालते हैं सॉफर, अगर फेड फंड रेट्स के बेसिस पे निकालते तो वन सिक्योर्ड होता। आप रिपो ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे निकालते हो, सो यूएसडी सॉफर इज अ सिक्योर्ड रेट। लिबर जो था वो अनसिक्योर्ड था एंड इट यूज्ड टू बी पब्लिश्ड डेली इन 5 करेंसीज। ये हर एक करेंसी का अपना अपना ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है और वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, राइट। नाउ लिबर का और जो ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो क्या है कि लिबर जो है ना, इट इज सेट इन एडवांस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पे आपका सारा का सारा जो आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का वैल्यूएशन करते हो उस पर इंपैक्ट आएगा। जो लिबर है इट इज सेट इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 4 अप्रैल का लिबर 0.046% है, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं सपोज ओवरनाइट का, 1 डे का, तो उस केस में इसका मतलब क्या है, हम आज बोरो कर सकते हैं, वी कैन बोरो टुडे, 1 सेकेंड, इट मींस वी कैन बोरो टुडे एट 0.046%। इसका मतलब यह है कि हम आज बोरो कर सकते हैं 0.046% पे एंड 5 अप्रैल को रीपे कर देंगे, राइट। तो हम लोग आज बोरो करेंगे एंड कल रीपे करेंगे एंड हमारा जो एप्लीकेबल रेट होगा वो होगा 0.046%। बट मुझे बताओ, आपने आज बोरो किया और आपको कल पेमेंट करना है, तो आपको बोरोइंग के टाइम पे ही रेट पता है या आपको पेमेंट के टाइम पे रेट पता लग रहा है? आपको बोरोइंग के टाइम पे ही रेट पता है या आपको पेमेंट के टाइम पे रेट पता लग रहा है? प्लीज टेल मी। आपको बोरोइंग के टाइम पे ही रेट पता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिबर इज सेट इन एडवांस। लिबर जो है वो एडवांस में सेट किया जाता है, मतलब जब आप बोरो कर रहे हो 4 अप्रैल को, तो आपको पता होगा कि आपको 5 अप्रैल को जो पेमेंट करना है वो 0.046% होने वाला है। आरएफआर जो है ना, इट इज सेट इन एरियर्स,
इट इज सेट इन अरियर्स। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसके कारण कंप्यूटेशन पे और डेरिवेटिव प्राइसिंग में इंपैक्ट आएगा। 4 अप्रैल को आपका अगर रेट है 0.054%, इसका मतलब है जो ट्रांजैक्शन आपने 3 अप्रैल को की होगी वो आज सेटल होगी एट दिस रेट, राइट। जो ट्रांजैक्शंस आपने 3 अप्रैल को की होंगी वो आज सेटल होंगी एट 0.054%। अगर मैं 4 अप्रैल का रेट देख रहा हूं, अगर मुझे यह देखना है कि 4 अप्रैल को बोरो किया और 5 अप्रैल को पेमेंट करना है, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, 4 का या 5 का? कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? 5 अप्रैल को जो रेट होगा, बिकॉज द आरएफआर इज सेट इन अरियर्स। तो 5 अप्रैल का जो रेट होगा, इसका मतलब है कि जो भी बोरोइंग 4 अप्रैल को हुई है वो आज सेटल होंगी, आज मतलब 5 को, एट अ पर्टिकुलर रेट, राइट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस which is causing some confusion in the market participants to understand the entire stuff, right? So एक बारी रिकॉल करते जल्दी से, लीबर हमने क्या बोला, फंडिंग कॉस्ट है फॉर सर्टेन टेनर्स, आरएफआर जो है वो ओवरनाइट के लिए है। लीबर का कंप्यूटेशन क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। जनरली एक्चुअल ट्रांजैक्शंस मिसिंग थी, तो उस केस में लोग एक्सपर्ट जजमेंट यूज करते थे, बट वहां पर ट्रेडर्स ने लीबर को रिग किया एंड लीबर स्कैंडल हुआ, जिसके कारण और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा एक ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट लाने का, राइट। जो आरएफआर का कंप्यूटेशन है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस इन एक्टिव मार्केट्स। हाँ, कुछ कंटिंजेंसी प्लान्स है, वो करेंसी टू करेंसी वेरी करेगा। लिबर इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस बिफोर 11 AM लंदन टाइम, इट इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस ओवर द डे, ठीक है। ओवर द डे जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, पूरे दिन का ट्रांजैक्शंस, उसका फिर हम एवरेज लेंगे एंड उसके बेसिस पे ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट को पब्लिश किया जाएगा। जो लिबर है इट इज अनसिक्योर्ड एंड पब्लिश्ड इन 5 करेंसीज। आरएफआर जो है वो अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, सिक्योर्ड भी हो सकता है। लिबर जो है इट इज सेट इन एडवांस, ठीक है। तो अगर मैं 4 अप्रैल का लिबर बोल रहा हूं 0.046% है, इसका मतलब आप बोरो कर सकते हो 0.046% पे एंड रीपे कर सकते हो ऑन 5 अप्रैल। तो जब आप बोरो कर रहे हो तभी आपको रेट पता है। आरएफआर जो है इट इज सेट इन अरियर्स। वैसे अब ये अरियर्स और एडवांस दोनों हो गया है, बट जनरली जब आरएफआर पहली बार आया था वो अरियर्स में ही था। आजकल आरएफआर को एडवांस में भी सेट करने की बात की जा रही है, मैंने वो आगे डिस्कशन किया है। बट अगर आप बोलेंगे ना कि लिक्विडिटी कहां पर है, वॉल्यूम कहां पर है, तो अभी वो आरएफआर सेट इन अरियर्स में है, राइट। बट अभी बात हो रहा है कि आरएफआर को एडवांस में भी पब्लिश करना चाहिए, बिकॉज अरियर्स में बहुत इशू है। क्या इश्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं 4 अप्रैल का आरएफआर देख रहा हूं, इसको हम किसके लिए यूज करेंगे, 4 की बोरिंग एंड 5 की पेमेंट के लिए नहीं। जो बोरिंग 3 को हुई है, ट्रांजैक्शंस डन यस्टरडे, वो आज सेटल होंगी 4 को एट दिस रेट, राइट। स्लाइड्स तो मैं शेयर करने वाला ही हूं, बट आई बिलीव इन थोड़ा सा स्क्रैच वर्क ताकि उससे याद रहे। तो लिख देना, लिबर के अंदर 7 मैच्योरिटीज, आरएफआर के अंदर ओवरनाइट। सिंपल शॉर्ट में, लिबर के अंदर 7 मैच्योरिटीज, आरएफआर के अंदर ओवरनाइट। लिबर के अंदर 7 मैच्योरिटीज, आरएफआर के अंदर ओवरनाइट। ठीक है, फिर लिख देना, लिबर जो है बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रांजैक्शंस और एक्सपर्ट जजमेंट, बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रांजैक्शंस और एक्सपर्ट जजमेंट। आरएफआर के अंदर बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस इन एक्टिव मार्केट्स, बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रांजैक्शंस और एक्सपर्ट जजमेंट लिबर के अंदर, और आरएफआर के अंदर बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस इन एक्टिव मार्केट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ट्रांजैक्शंस बिफोर 11 AM लंदन टाइम, और आरएफआर के अंदर ट्रांजैक्शंस ओवर द डे। ट्रांजैक्शंस बिफोर 11 AM लंदन टाइम और आरएफआर के अंदर ट्रांजैक्शंस ओवर द डे। ठीक है, लिबर के अंदर अनसिक्योर्ड, आरएफआर के अंदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। लिबर के अंदर अनसिक्योर्ड, आरएफआर के अंदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। लिबर के अंदर अनसिक्योर्ड, आरएफआर के अंदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड।
ठीक है, लास्ट पॉइंट, लेबर सेट इन एडवांस, आरएफआर सेट इन अरियर्स। ठीक है, और एडवांस लिख देना, और एडवांस ब्रैकेट में रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, आरएफआर सेट इन अरियर्स और एडवांस ब्रैकेट में रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। ये पूरा स्लाइड क्लियर है सबको? आगे मूव करूं मैं? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन जो मेरा है कि ये क्या कंसेप्ट है लेबर इन एडवांस का वर्सेस आरएफआर इन अरियर्स का, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करते हैं। बिकॉज मैंने क्या बोला कि आज तक जब भी आप कोई क्वेश्चंस करते थे या आपने कोई ना कोई फाइनेंस में एग्जाम्पल्स किए होंगे, सबने जॉन सी हल की बुक्स पढ़ी है, तो वहां पे सब जगह लिबर वगैरह लिखा हुआ है, राइट? तो ये जो लिबर था वो एडवांस में सेट होता था, बट जो आरएफआर है वो कंसेप्ट ही पूरा अलग है, दैट विल बी सेट इन अरियर्स। तो उसका क्या इंप्लीकेशन है, थोड़ा सा उसको और डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि सपोज माय इंटरेस्ट रेट पीरियड इज 1 वीक स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th of April। सपोज मैं इंटरेस्ट रेट पीरियड लेके चल रहा हूं 1 वीक का। ठीक है, मैं 1 वीक के रेट की बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th of April, एंड आई वांट टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट्स बेस्ड ऑन द लेबर बेंचमार्क। तो कैसे कंप्यूट करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा जो 1 वीक लेबर रेट है 4th of April को वो 0.048% है। ठीक है, 1 वीक का लेबर रेट ऑन 4th of April इज 0.048%। 4th of April में 1 वीक का लेबर रेट कितना है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं 0.048%। तो आपके सामने कैलेंडर यहां पर है, मुझे पेमेंट वापस कब करना होगा? पेमेंट वापस करना होगा 1 वीक बाद, दैट इज योर 11th। तो वी नीड टू रिटर्न 1 वीक लेटर ऑन 11th of April 2022। तो अगर आप 1 वीक के लिए बोरो कर रहे हो 4th of April को, एंड आप लिबर को बेंचमार्क लेके चल रहे हो, आपका लिबर एडवांस में आपको पता होगा 0.048%। तो आप 0.048% के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट आप पे करेंगे, कब करेंगे? ऑन 11th of April। ठीक है, तो वो कंप्यूटेशन देखते हैं। तो सपोज मेरा नोशनल $1 मिलियन का है, मेरा नोशनल $1 मिलियन का है, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा आपका 0.048% इंटू 7/365। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 7 ही लेना है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि 5 वर्किंग डेज है तो 5 क्यों नहीं लिया? अरे आप पैसा तो मंडे को लौटा रहे हो ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको 7 दिनों का ही लेना है। तो उस केस में इंटू 7/365 इंटू 1 मिलियन, दैट इज कमिंग इक्वल टू $9.205। राइट, बहुत सिंपल एग्जांपल है, कुछ भी इसमें मैंने डिफिकल्ट दिखाया ही नहीं कि आप 4th of April को 1 वीक के लिए बोरो कर रहे हो और आपका लिबर बेंचमार्क है, तो लिबर आपको एडवांस में पता ही होगा 0.048% का। तो आपको 0.048% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना होगा, एंड आप ऑब्वियसली 0.048% जो भी रेट होता है वो कोट होता है पर एनम में। एवरी रेट इज कोटेड ऑन पर एनम बेसिस। तो अगर मैं पूरे साल में 365 डेज लेके चल रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे इंटू 7 करना है डिवाइड बाय 365, क्योंकि मुझे 1 वीक का इंटरेस्ट निकालना है ऑन नोशनल ऑफ 1 मिलियन, दैट इज कमिंग इक्वल टू $9.205। नाउ इन दिस केस वी नो द रेफरेंस फॉर द टर्म ऑफ बोरिंग एट द टाइम ऑफ बोरिंग। ये बहुत बड़ा कंफर्ट है, क्योंकि जब आप बोरो कर रहे हो आपको तभी पता है कि आपका रेट क्या है और आपका कितना इंटरेस्ट बनने वाला है। इसका एडवांटेज क्या, कोई बता सकता है मुझे? मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं इस पे कि ये बहुत कंफर्टिंग है, बहुत फायदा है इसका? व्हाट इज द एडवांटेज? रेट अगर एडवांस में पता हो तो उसका फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज? एनीवन? एक्सीलेंट प्राची। हमें ऑलरेडी पता होगा कि मेरा क्या कैश आउटफ्लो होने वाला है, मेरा कोई लिक्विडिटी रिस्क नहीं रहेगा। आई विल बी एबल टू मैनेज माई लिक्विडिटी प्रॉपरली, राइट? बिकॉज मुझे एडवांस में पता होगा कि मुझे 1 वीक के बाद क्या इंटरेस्ट पेमेंट करना है। सो आई विल बी एबल टू मैनेज माई लिक्विडिटी प्रॉपरली। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ rate set in advance, right? Sahil has also given the correct answer. So this is the advantage of LIBOR in advance. अब अगर मैं बात करूंगा आरएफआर इन एरियर्स की, मैं उसका एग्जांपल लेके चलता हूं। 1 सेकेंड।
सो आरएफआर इन एरियर्स में क्या होता है, सपोज माय इंटरेस्ट रेट पीरियड इज 1 वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 8th ऑफ अप्रैल, एंड मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है, ये करेक्शन होगा बेस्ड ऑन नॉन लिबर बेंचमार्क, ठीक है, वो नॉन रब हो गया मेरे ख्याल से, बेस्ड ऑन नॉन लिबर बेंचमार्क मतलब ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट के बेसिस पे मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। बोरिंग कब कर रहे हैं, 8th ऑफ अप्रैल को कर रहे हैं, 1 वीक के लिए कर रहे हैं, राइट। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप कैसे इंटरेस्ट कंप्यूट करोगे। आपको पता है कि लिबर तो 1 वीक के लिए पब्लिश होता था, आप सबको पता है कि जो लिबर है वो तो 1 वीक के लिए पब्लिश होता था, मतलब आपका 7 टेनर्स में लिबर पब्लिश होता है, ओवरनाइट का, 1 वीक का, 1 मंथ का, 2 मंथ्स का। तो उस केस में हमारे पास सीधा 1 वीक का एप्लीकेबल लिबर रेट था, बट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट में ऐसा नहीं है, आपको तो ओवरनाइट रेट मिलेगा। इसका मतलब आपको एक एक दिन का रेट लेके चलना है एंड देन उसका एवरेज निकालना है, उसी से आपका क्या आएगा, 1 वीक का रेट आएगा, राइट। सबसे बड़ा डिफरेंस तो वही हुआ, बिकॉज यहाँ पे तो आपका ओवरनाइट रेट ही अवेलेबल है, यहाँ पे कोई 1 वीक का या 1 मंथ का रेट पब्लिश नहीं होता। तो उस केस में अब जो मेरा एप्लीकेबल डेट है, सपोज मैं बोरोइंग कर रहा हूं 8th को, तो जो 8th का रेट है वो जनरली जो आपका रेट पब्लिश होता है ना, वो पब्लिश होता है अगले दिन 11 बजे के आसपास। जो आपका रेट पब्लिश होता है वो पब्लिश होता है अगले दिन 11 बजे के आसपास। तो 8th मेरा फ्राइडे है, नेक्स्ट वर्किंग डे क्या होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे आपका मंडे होगा, दैट इज 11th। तो जो 8th के लिए एप्लीकेबल रेट है, नो डाउट वो 8th की बोरिंग के लिए, मतलब आप ऐसा मान के चलो जो 8th के दिन आपने पैसा इंजॉय किया उसका जो रेट है वो आपको पता लग रहा है 11 को, बट दैट इज द एप्लीकेबल रेट फॉर 8th, राइट। सपोज वो मेरा है 0.0432%, 0.0432%। जो मेरा 9th और 10th है, ऑब्वियसली 9th और 10th तो नॉन वर्किंग डे है, तो उसमें कोई रेट पब्लिश नहीं होगा। तो उस केस में जो मेरा 8th का रेट है ना, उसी को मैं 3 बार यूज करूंगा। आई विल गिव इट अ वेट ऑफ 3, आई विल गिव इट अ वेट ऑफ 3, बिकॉज एक तरह से ये जो रेट है वो 3 दिन का एप्लीकेबल रेट है, ना कि एक दिन का एप्लीकेबल रेट, राइट। बिकॉज 9th और 10th को पब्लिश नहीं होता, तो मैं 8th का ही रेट यूज करूंगा 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। 11th को मेरा एप्लीकेबल डेट है, उसका रेट कब पता लगेगा, 12th को। 12th का एप्लीकेबल डेट है, रेट पता लगेगा 13th को। 13th का एप्लीकेबल डेट है, उसका रेट पता लगेगा 14th को। 14th का एप्लीकेबल डेट है एंड उसका रेट कब पता लगेगा, 15th को। मुझे जो पैसा चुकाना होगा, मैं 8th को बोरो कर रहा हूं, तो मुझे 15th को चुकाना होगा। तो दिस इज ऑल्सो द पेमेंट डेट, दिस इज ऑल्सो द पेमेंट डेट। तो मेरे पास हर एक दिन का ओवरनाइट रेट आ गया, हर एक दिन का ओवरनाइट रेट। यहाँ पे वेट का कंसेप्ट आपको समझ में आ ही रहा होगा, बाकी सबको 1 का वेट दिया है, बट इसको 3 का वेट दिया है, बिकॉज आपका जो सैटरडे संडे का रेट होगा वो भी फ्राइडे का रेट ही माना जाएगा। दैट इज वाई वी हैव गिवन अ वेट ऑफ 3। तो 3 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, 7 बन गया, और 7 बनना भी चाहिए। तो अब मैं सिंपल एवरेज कर लूंगा इसका, सिंपल एवरेज। तो यहाँ पे वही किया हुआ है, 0.0432 इंटू 3 प्लस 0.0434 इंटू 1 प्लस 0.0437 इंटू 1 प्लस 0.0431 इंटू 1 प्लस 0.0433 इंटू 1, ये 0 होगा यहाँ पर, 1 सेकेंड। तो उस केस में मेरा सिंपल एवरेज आ गया, मेरा एक तरह से 1 वीक का एवरेज रेट आ गया, दैट इज कमिंग इक्वल टू 0.0433%, 0.0433%। तो अगर मेरा नोशनल 1 मिलियन का है तो मेरा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, रेट्स तो हमेशा पर एनम ही होते हैं, तो इंटरेस्ट इक्वल टू 0.0433% इंटू 7/365 इंटू 1 मिलियन, दैट इज कमिंग इक्वल टू $8.304, राइट। इस केस में क्या मुझे बोरोइंग के टाइम पे रेट पता है, इस केस में क्या मुझे बोरोइंग के टाइम पे, क्या मुझे 8th ऑफ अप्रैल को ही पता है मेरा लाइबिलिटी कितना होने वाला है, डू आई नो दैट on 8th of April only? Do I know my rate on 8th of April only? The answer is no, right? तो वही आपका पूरा कंसेप्ट है कि आरएफआर जो होता है इट इज सेट इन अरियर्स। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इन दिस केस वी नो द रेफरेंस फॉर द टर्म ऑफ बोरिंग, 1 सेकेंड, yeah, so in this case we know the reference for the term of borrowing at the time of repayment, राइट। यहां पे मुझे रीपेमेंट के टाइम पे पता लग रहा है कि मेरा एप्लीकेबल रेट क्या है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कोई बताएगा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है।
What is the disadvantage of rate being in arrears? अगेन वही अनसर्टेन कैश फ्लो, बिकॉज आप सोचो आपने 8th को बोरिंग किया, आपका लास्ट रेट पब्लिश हो रहा है 15th को, जो 14th के लिए एप्लीकेबल था, बट वो पब्लिश कब होगा? अगले दिन पब्लिश होता है, तो 15th को पब्लिश होगा, 15th को 11 बजे पब्लिश हुआ, एंड सपोज आपको 15th को 12 बजे पेमेंट करना है, तो उस केस में राइट आपको अभी अभी पता लग रहा है मुझे कितना पेमेंट करना है, सो दिस लीड्स टू लिक्विडिटी रिस्क, दिस लीड्स टू अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो। दैट इज वाई अभी बात चल रही है, अभी आजकल पब्लिश होना शुरू हो भी गया कि ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट को भी एडवांस में सेट करो, बिकॉज इससे ये जो अरियर्स है इससे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रिस्क बैंक्स के लिए आ रहा है, बिकॉज उनको एट द टाइम ऑफ पेमेंट पता लग रहा है कितना पेमेंट करना है, राइट? अगर वो उतना कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पाए तो वो कैसे पेमेंट करेंगे? इज इट क्लियर द कंसेप्ट ऑफ लिबर इन एडवांस वर्सेस आरएफआर इन अरियर्स? किसी को कोई डाउट इसमें? आगे मूव करूं नेक्स्ट स्लाइड पे? यस, आगे मूव करते हैं। ठीक है, यहां पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, मैं इसके आंसर को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपके पास डेट गिवन है, आपके पास डे गिवन है, आपके पास सॉफर गिवन है। ठीक है, मेरे पास सॉफर गिवन है और मुझे 1 वीक का रेट निकालना है, एप्लीकेबल रेट, यूजिंग सिंपल एवरेज और यूजिंग कंपाउंडेड एवरेज। आपने यहां पर सिंपल एवरेज किया है, बट क्या मैं कंपाउंड एवरेज भी कर सकता हूं? द आंसर इज यस। तो आपको यहां पे सिंपल एवरेज निकालना है और कंपाउंडेड एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताओ प्लीज? सिंपल एवरेज और कंपाउंडेड एवरेज, क्या ये 5 रेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दूं? क्या ये 5 रेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दूं? यस और नो? कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे आंसर दो। क्या ये 5 रेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दूं सिंपल एवरेज निकालने के लिए? द आंसर इज नो, क्योंकि उस केस में आपने 7 डेज इन अ वीक कंसिडर ही नहीं किए, आपने सिर्फ 5 डेज कंसिडर किए। तो हम लोगों को वेट देना होगा, इसको हम 1 का वेट देंगे, इसको 1 का वेट देंगे, इसको 1 का वेट देंगे, इसको 1 का वेट देंगे, एंड इसको 3 का वेट देंगे, एंड देन उसके बाद सिंपल एवरेज निकालेंगे। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट? सो 1 इंटू 1.59 प्लस 1 इंटू 1.64 प्लस 1 इंटू 1.23 प्लस 1 इंटू 1.12 प्लस 3 इंटू 1.10 डिवाइड बाय 7, तो ये आपका आएगा 1.27%। ठीक है, ये जो हमने सीखा था ना कि लिबर पब्लिश कैसे होता है, सॉफर पब्लिश कैसे होता है, ये मेरे काम का नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखाया था। बट ये एक्चुअल में मेरे काम का है कि आपके पास हर एक दिन का सॉफर है और आपको एक्चुअल में लाइबिलिटी निकालनी है, बिकॉज ये तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा ना कि आपको कैलकुलेशन करना होगा कि आपका कितना इंटरेस्ट अमाउंट बनता है, तो ये तो करना होगा, ये कोई पब्लिश नहीं होता। सो दिस कंप्यूटेशन यू नीड टू डू। तो ये मैंने सिंपल एवरेज से किया। कोई मुझे बताएगा कंपाउंड एवरेज से कैसे करते हैं? अगर मुझे 7 डेज का निकालना है तो कंपाउंड एवरेज से कैसे करेंगे? 1 वर्ड में बताइए, कंपाउंड एवरेज से कैसे निकालेंगे 1 वीक का रेट? आप सबको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, तो कंपाउंड एवरेज कैसे करते हैं? फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सीलेंट, फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करेंगे। कंपाउंड एवरेज का प्रीमाइसिस क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैंने कंपाउंड एवरेज किया हुआ है 1 प्लस 1.59% डिवाइड बाय 365। मैंने फैक्टर बना लिया, पहले इसका फैक्टर बना लिया, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस 1.64% डिवाइड बाय 365, then 1 plus 1.23% divided by 365, then 1 plus 1.12% divided by 365, then 1 plus 3 into 1.10% divided by 365। मैंने फैक्टर बना लिया, ठीक है, फैक्टर बना के मल्टीप्लाई कर लिया, एंड देन -1 कर रहा हूं बिकॉज मेरे को मूल निकालना है, प्रिंसिपल हटाना है, तो वो प्रिंसिपल हटा रहा हूं। मैंने यहां पे ना एक गलती की है जान के, कोई बताएगा क्या गलती की है मैंने? ये जो पूरा फॉर्मूला मैंने लिखा है उसमें मैंने एक गलती की है, कोई बताएगा क्या गलती है? स्पॉट करके बताओ मैंने क्या गलती किया है यहां पर। एनीवन?
Nobody is able to spot. अगर आप सोचो यहां पे मुझे 1.10 डिवाइड बाय 365 इसका जो फैक्टर बनाया उसको मुझे 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, मतलब 3 इंटू करने की जगह मुझे 3 बारी ये फैक्टर लेना चाहिए था 1.10%, मतलब 1 प्लस 1.10% डिवाइड बाय 365 देन टू द पावर 3। एक्सीलेंट भव्या, भव्या 3 बारी मल्टीप्लाई कर लो या टू द पावर 3 कर दो। मैंने ऐसे किया, ठीक है। प्राइमा फेसी अगर कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी जानता है तो उसको लगना चाहिए गलत है, बट हमारा जो रेगुलेशंस है ना, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है उसमें लिखा है आपको ऐसे ही कंप्यूट करना है, राइट। आइडली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 प्लस 1.10% डिवाइड बाय 365 टू द पावर 3 करना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज ये भी तो कंपाउंड होगा आपका 2 एक्स्ट्रा दिनों के लिए। बट यहाँ पे मैंने 3 इंटू कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज जितना भी कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजीज अवेलेबल है ऑनलाइन उसमें लिखा हुआ है कि आपको ऐसा ही करना है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये दिया हुआ है कि आप नॉन वर्किंग डे पे इंटरेस्ट नहीं कमा सकते। आप नॉन वर्किंग डे पे इंटरेस्ट नहीं कमा सकते, ठीक है। इसके लिए बहुत डिस्प्यूट हो सकता है, आप बोल सकते हो कि मैं कमाने को तो कमा ही सकता हूं, पैसा हम किसी को भी लेंड कर सकते हैं नॉन वर्किंग डे में और आपको इंटरेस्ट मिल ही सकता है। बट ये जो कंप्यूटेशन यूज हो रही है ग्लोबली वो इस प्रीमाइसिस पे हो रही है, ये एज्यूम करते हुए कि यू कैन नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन नॉन वर्किंग डेज। तो दिस इज करेक्ट 3 इंटू 1.10% डिवाइड बाय 365। बट मैं अभी देख रहा था पीछे में कुछ मार्केट रिस्क के इंटरव्यूज हो रहे थे, ठीक है। उसमें जेपी मॉर्गन का इंटरव्यू था, उसमें लिबर के ऊपर यह क्वेश्चन पूछा गया कि कंपाउंड एवरेज अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो वहां पे लोग गलत बोल देते हैं कि आपको यहाँ पे टू द पावर 3 करना है, वो टू द पावर 3 नहीं करना है, बिकॉज इट इज एज्यूम्ड कि आपका जो हॉलीडे है उस पे आप इंटरेस्ट नहीं कमा पाओगे, आप नॉन बिजनेस डे पे इंटरेस्ट नहीं कमा पाओगे, ठीक है। तो मेरा ये जो कंपाउंड करके रेट आया वो आया 0.0243%। इट्स अ 7 डेज का रेट, ये आपका 7 डेज का रेट ही है, करेक्ट, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 1 डे कर दिया उसको, 1 डे कर दिया, 1 डे कर दिया, 1 डे कर दिया। एक तरह से आप 7 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 डे का, तो आपके पास 7 दिन का रेट ही आया है। तो अगर मुझे पूरे साल का रेट निकालना है तो मुझे डिवाइड बाय 7 इंटू 365 करना है। डिवाइड बाय 7 इंटू 365 तो मेरा रेट क्या आएगा 1.268% पर एनम, 1.268% पर एनम। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया बिकॉज ये सारे रेट पर एनम ही थे, हमने सिंपल एवरेज ही किया था तो डिवाइड बाय 7 किया था। यहाँ पर हम 7 डेज का रेट निकाल लिए ऑलरेडी, बट मुझे रेट्स तो पर एनम में पब्लिश करना है, तो मैं डिवाइड बाय 7 इंटू 365 करूंगा, तो मेरा पर एनम रेट क्या आएगा 1.268%। नीचे क्या लिखा है? नोट द ट्रीटमेंट ऑफ वीकेंड, इट इज 1 प्लस 3 इंटू 1.10% बाय 365 एंड नॉट 1 प्लस 1.10% डिवाइड बाय 365 टू द पावर 3। इफेक्टिवली हमारा एजम्पशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट डज नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन अ नॉन बिजनेस डे। इफेक्टिवली यहाँ पे एजम्पशन क्या है? इंटरेस्ट डज नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन अ नॉन बिजनेस डे, ठीक है। इफेक्टिवली द एजम्पशन हियर इज दैट ये जो इंटरेस्ट है इट इज नॉट अर्निंग इंटरेस्ट ऑन अ नॉन बिजनेस डे। तो अभी तक हमने डिस्कशन यही किया कि जो लिबर है और ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है उसमें डिफरेंस क्या है। लिबर जो होता है वो एडवांस में सेट होता है एंड लिबर आपको अलग अलग मैच्योरिटीज के लिए मिलता है। तो अगर आप 1 वीक के लिए बोरो कर रहे हो तो आपको सीधा 1 वीक का लिबर मिल जाएगा। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 3 मंथ्स में सेटलमेंट होता है, कोई इंटरेस्टेड स्वैप है, तो आपको 3 मंथ्स के लिबर मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा बिकॉज जो रेट है आपको ओवरनाइट के लिए मिलेगा। लिबर जो है इट इज सेट इन एडवांस, ठीक है। तो आपको बोरिंग करते वक्त ही पता होगा कि आपका लायबिलिटी कितना होने वाला है। आरएफआर जो है इट इज सेट इन अरियर्स, तो बोरिंग के टाइम पे आपको नहीं पता होगा कि आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी कितना है, पेमेंट के टाइम पे आपको पता लगेगा आपका लायबिलिटी कितना बनता है, ठीक है। जो आपको कंपाउंडिंग करना है, जो आपको एक पीरियड का रेट निकालना है, जो आपको एक पीरियोडिक रेट निकालना है, वो पीरियोडिक रेट या तो आप सिंपल एवरेज से निकाल सकते हो या वो आप कंपाउंड एवरेज से निकाल सकते हो। आप जो भी मेथड यूज करो आपको ध्यान देना है कि जो आपका फ्राइडे है उसमें आपको वेट ऑफ 3 यूज करना है। कंपाउंड में भी आपको टू द पावर 3 नहीं करना है, आपको इंटू 3 ही करना है। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन कि हमारा इंटरेस्ट जो है उस पे हम लोग इंटरेस्ट नहीं कमा सकते ऑन अ नॉन बिजनेस डे।
क्लियर है यहां तक सबको? आगे मूव करूं? नाउ सॉफर इन अरियर्स को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. सॉफर इन अरियर्स means that the interest rate period is also the period over such SOFR is used. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल में बात करते हैं. अगर मेरा इंटरेस्ट पीरियड Jan 1 से 31 मार्च है, देन सॉफर इन अरियर्स का मतलब है वी यूज सॉफर फ्रॉम Jan 1 to 31 मार्च टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ड्यू ओवर दिस पीरियड. तो जो मेरा इंटरेस्ट रेट पीरियड है, मतलब जिस टाइम के लिए मैंने बोरोइंग किया है, मुझे कंप्यूटेशन भी उसी पीरियड को यूज करके करना है. राइट? तो सॉफर इन अरियर्स इंटरेस्ट पीरियड अगर मेरा Jan 1 to 31 मार्च है, मतलब अगर मैं 3 महीनों के लिए बोरो कर रहा हूं या कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं फ्रॉम Jan 1 to 31 मार्च, तो जो मेरा सॉफर कैलकुलेशन होगा वो भी Jan 1 to 31 मार्च, हर एक जो दिन का ओवरनाइट रेट होगा उसको यूज करके मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉफर इन अरियर्स. right? And this is important. We should know that SOFR जो है it is published with a 1 day lag. SOFR is published with a 1 day lag, right? So जो 31st मार्च का SOFR है वो publish होगा on 1st of April, assuming neither is a holiday. अगर holiday होगा तो वो obviously next working day पे shift हो जाएगा. इसका advantage क्या है SOFR in arrears का? इसका सबसे बड़ा advantage यही है कि इट यूजेस द मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. आप 31 मार्च को अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो कि 3 महीने का कितना बनता है, तो आप सबसे जो रीसेंट इंफॉर्मेशन है Jan 1 से 31 मार्च, उसी रेट्स को यूज करके आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हो. तो यू आर यूजिंग द मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. दैट इज एन एडवांटेज. एंड डिसएडवांटेज क्या है? अगेन जो मैंने बोला, लिक्विडिटी रिस्क, कि आपको एग्जैक्ट इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पता है. राइट? यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए. एग्जैक्ट इंटरेस्ट अमाउंट इज अननोन अंटिल द एंड ऑफ इंटरेस्ट पीरियड. इंटरेस्ट पीरियड के एंड तक आपको इंटरेस्ट अमाउंट एग्जैक्टली पता ही नहीं होगा क्या होगा. तो उस केस में इट कैन लीड टू अनसर्टेन कैश फ्लोज, इट कैन लीड टू लिक्विडिटी रिस्क. राइट? अच्छा, आपने एक वाली स्लाइड लिखना भूल गए थोड़ा शॉर्ट में, एक बार लिख दो जल्दी से. लेबर इन एडवांस वर्सेस आरएफआर इन अरियर्स. इसको पॉइंट नंबर 2 डाल के लिख देना. लेबर इन एडवांस वर्सेस आरएफआर इन अरियर्स. शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि आपके पास एक खुद का राइटिंग में लिखे हुए रहे थोड़ा सा आइडिया. उसके बाद आप इसको हैंड रिटन नोट से कॉम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं. तो लेबर इन एडवांस में लिखना प्लीज. फॉर एग्जाम्पल, बोरोइंग फॉर अ वीक, बोरोइंग फॉर अ वीक, कॉमा, लेबर for that week is available in advance. Borrowing for a week, comma, labor for that week is available in advance. Borrowing for a week, comma, labor for that week is available in advance. क्योंकि लेबर जो है वो वीकली लेबर भी अवेलेबल होता है. राइट? दूसरा लिखो आरएफआर, बोरोइंग फॉर अ वीक. ठीक है? बोरोइंग फॉर अ वीक लिखना. वी हैव टू कंप्यूट the alternative reference rate for the week. We have to compute the alternative reference rate for the week. We have to compute the alternative reference rate for the week by doing a simple average, by doing a simple average or compound average, by doing a simple average or compound average of the overnight rates during that week, of the overnight rates during that week.
राइट। तो आपको सिंपल एवरेज करना होगा या कंपाउंड एवरेज करना होगा, दोनों के दोनों अलाउड है। सिंपल एवरेज एंड कंपाउंड एवरेज ऑफ ओवरनाइट रेट्स ड्यूरिंग दैट वीक। ठीक है, तो अगर आप 7 डेज का बात कर रहे हो, 1 वीक का बात कर रहे हो, तो 1 वीक के जो ओवरनाइट रेट्स है उसको आपको एवरेज लेना होगा। ठीक है, यू कैन डू अ सिंपल एवरेज और यू कैन डू अ कंपाउंड एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिख देना, सॉफर इन अरियर्स। सॉफर इन अरियर्स, उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि आप मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और उसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको एग्जैक्ट इंटरेस्ट अमाउंट पता ही नहीं अंटिल द एंड ऑफ इंटरेस्ट पीरियड, राइट। सो सॉफर इन अरियर्स में लिखना एडवांटेज, इट यूजेस द मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। It uses the most recent information for calculation of interest. And disadvantage में लिखना, exact interest amount is unknown until the end of interest period. Exact interest amount is unknown until the end of interest period. Exact interest amount is unknown until the end of interest period. लिख लिया सबने? तो अब सॉफर इन अरियर्स जो है ना, ठीक है, अब जो सॉफर इन अरियर्स है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एंड दोज टर्मिनोलॉजीज इम्पैक्ट हाउ यू कैलकुलेट द सपोज वीकली सॉफर या वीकली ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट या 3 मंथ्स का ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। तो समझना इसको, सबसे पहले है मेरा प्लेन कंप्यूटेशन मेथड। उसमें क्या है, सपोज आप 3 मंथ्स के लिए बोरो कर रहे हो, 1 क्वार्टर के लिए आप बोरो कर रहे हो, एंड आपका इंटरेस्ट रेट पीरियड, यू आर बोरिंग ऑन अप्रैल ऑफ 1, तो आपका इंटरेस्ट पीरियड जो स्टार्ट होगा दैट विल बी स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल, एंड आपका जो इंटरेस्ट पीरियड एंड होगा दैट विल बी ऑन जून 30। ठीक है, तो ये जो पीरियड है, अगर आप इस पीरियड के लिए बोरो कर रहे हो, इस क्वार्टर के लिए अगर आप बोरो कर रहे हो फ्रॉम अप्रैल टू जून, तो उस केस में आपको पेमेंट कब करना होगा? आपको पेमेंट करना होगा ऑन 1 जुलाई, क्योंकि अप्रैल 1 का जो रेट है वो पब्लिश होगा अप्रैल 2 पे, अप्रैल 2 का अप्रैल 3 पे, एंड सो ऑन, सच दैट जो आपका जून 30 है, जून 30 का जो एप्लीकेबल रेट है वो आपका पब्लिश होगा ऑन 1 जुलाई। उस रेट के पब्लिश होने के बाद आप लास्ट 3 मंथ्स का जो रेट्स है वो लेके चलेंगे, लास्ट 3 मंथ्स का रेट्स, उसका सिंपल एवरेज करेंगे या उसका कंपाउंड एवरेज करेंगे, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जो फ्राइडे है उसको हमेशा वेट देंगे 3 का, एंड बाकी आपके जो हॉलीडेज है उसमें भी आप वेट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। जो आपके वर्किंग डे है उन सब में आप वेट 1 1 देंगे, एंड देन यू कैलकुलेट द सिंपल एवरेज और द कंपाउंड एवरेज ऑफ लास्ट 90 डेज। वो करने के बाद आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट आएगा जो आप पेमेंट करेंगे ऑन 1 जुलाई। ये कंसेप्ट सबको समझ में आता है? दिस इज अ वेरी प्लेन कंसेप्ट। इसको जल्दी से ड्रॉ कर दो, एक बार खुद से ड्रॉ करना है इसको, आपको अच्छा लगेगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड इंटरव्यूज में खासकर पूछा जाता है ये चीज। सो दिस इज अ प्लेन कंसेप्ट, यू आर टेकिंग द पीरियड फ्रॉम द इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट टू द इंटरेस्ट पीरियड एंड, मतलब जो आप बोरोइंग कर रहे हो उसी के दौरान आप देख रहे हो आपके ओवरनाइट रेट्स क्या है, एंड उन ओवरनाइट रेट्स का, वो 90 डेज के ओवरनाइट रेट्स का आप सिंपल एवरेज करोगे या कंपाउंड एवरेज करोगे। बट एक चीज तो रहेगा ही कि रेट्स आर पब्लिश्ड विद लैग, तो उस केस में आपका जून 30 का जुलाई 1 को पब्लिश होगा, तो जुलाई 1 को बैठ के आप कंप्यूट करोगे एंड जुलाई 1 को ही आप पेमेंट करोगे। जल्दी से इसको लिख लो प्लीज, एंड लिखने के बाद बताना प्लीज। Now next is there is payment delay by 1 day. Now कुछ
कंप्यूटेशन टेक्निक्स में कंसेप्ट होता है ऑफ पेमेंट डिले बाय 1 डे। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में यू कैन हैव पेमेंट डिले बाय 1 डे। उसमें क्या होगा, दिस इज द बोरोइंग पीरियड स्टार्ट विच इज April 1, this is the borrowing period end which is June 30, obviously this is the interest period start, this is the interest period end। ठीक है, June 30 का जो मेरा रेट है वो पब्लिश होगा July 1 को, बट मैं पेमेंट July 1 को नहीं कर रहा, आई एम डूइंग द पेमेंट, आई एम मेकिंग द पेमेंट ऑन 2 जुलाई। सो दिस इज कॉल्ड अ 1 डे लैग, दिस इज कॉल्ड अ 1 डे लैग। क्या मैं कंप्यूटेशन में July 2 का कोई रेट यूज करूंगा? क्या मैं कंप्यूटेशन में July 2 का कोई रेट यूज करूंगा? द आंसर इज नो। क्या मैं कंप्यूटेशन में July 1 का रेट यूज करूंगा? यस, जो July 1 को पब्लिश हुआ होगा June 30 का रेट वो यूज करा होगा मैंने। July 1 को जो June 30 का रेट पब्लिश हुआ होगा वो मैंने यूज किया होगा 90 डेज का एवरेज निकालने में। ठीक है, बट जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ 1 डे लैग के साथ हो रहा है। सो पेमेंट डिले बाय 1 डे। इसका एडवांटेज क्या है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में क्यों रखते होंगे ये फीचर कि वी कैन हैव पेमेंट डिले बाय 1 डे? ये फीचर का एडवांटेज क्या है? एनीवन? क्या फायदा है इसका? एक्सीलेंट हिरल, आपको लिक्विडिटी मैनेज करने में हेल्प करेगा। आपको एक दिन पहले पता होगा कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना बनता है, तो आप एक दिन में फंड्स को अरेंज कर सकते हो टू मेक दैट इंटरेस्ट पेमेंट। तो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो। दिस इज पेमेंट डिले बाय 1 डे, पेमेंट डिले बाय 1 डे। तो दिस इज योर इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट, दिस इज योर इंटरेस्ट पीरियड एंड। June 30 का रेट पब्लिश होगा July 1 को, बट आप July 1 को पेमेंट नहीं कर रहे हो। आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा टर्म लिखवाया है कि देयर विल बी पेमेंट डिले बाय 1 डे, यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑन July 2। So this is called a 1 day lag. The advantage of this is you are getting extra 1 day for arranging the liquidity, for arranging the cash flow। ठीक है, यहां पे लिख देना छोटा सा हाइफन डाल के, एडवांटेज इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट, एडवांटेज इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। एडवांटेज इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है आपका 2 डे लॉकआउट और सस्पेंशन। 2 डे लॉकआउट और सस्पेंशन, इसमें क्या होता है? 2 डे लॉकआउट और सस्पेंशन में आपका बोरोइंग पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम April 1 to June 30। April 1 से इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है, June 30 पे इंटरेस्ट पीरियड एंड हो रहा है। 2 डे लॉकआउट, नाम से पता लग रहा है लॉक कर दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो June 28 का रेट है ना, ठीक है, उसको लॉक कर देंगे। एंड सिंस 2 डे है तो नेक्स्ट 2 डेज हम उसी रेट को यूज करेंगे, June 29 को भी एंड June 30 को भी। वी विल यूज द रेट फॉर June 28 ओनली। पेमेंट आप July 1 को ही करोगे, पेमेंट आप July 1 को ही कर रहे हो। ठीक है, वो आपका प्लेन कंसेप्ट में है, इसको आप डिले नहीं बोलोगे, ये तो होना ही है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, April 1 को आपका इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट है एंड June 30 को आपका इंटरेस्ट पीरियड एंड है। तो 2 डे लॉकआउट और सस्पेंशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप June 28 का जो रेट है उसको लॉकआउट कर दोगे एंड यू विल यूज द सेम रेट फॉर June 29 एंड June 30। राइट, पेमेंट आपको ऑब्वियसली July 1 को ही हो रहा है, बट नाउ you are locking the rate 2 days in advance, that is why it is called 2 day lockout। ठीक है, आपको एक तरह से 2 दिन पहले ही पता लग जाएगा कि आपकी क्या लाइबिलिटी है बिकॉज ऑफ दिस 2 डे लॉकआउट। तो आपका बिकॉज ऑफ दिस 2 डे लॉकआउट, तो June 28 का जो रेट है उसी को आप यूज करोगे फॉर June 29 एंड June 30। मतलब June 29 के एक्चुअल रेट से आपको कोई मतलब नहीं है, June 30 के एक्चुअल रेट से आपको कोई मतलब नहीं है। सो 2 डे लॉकआउट और सस्पेंशन, use June 28 SOFR for June 29 and June 30, right? And आपका इंटरेस्ट पेमेंट कब हो रहा है? On July 1। Is that clear? तो जल्दी से इसको ड्रॉ कर दो। इसका मुझे बताओ एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, ये लॉकआउट और सस्पेंशन का एडवांटेज क्या है?
अगेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट वही एडवांटेज है, तो वापस से लिख देना एडवांटेज इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। एडवांटेज इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ठीक है, एडवांटेज इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो दिस इज योर 2 डे लॉकआउट और सस्पेंशन। ये मेरे ख्याल से प्रोबेबली सबसे डिफिकल्ट पार्ट है लोगों को, जो समझ नहीं आता। ठीक है, ऑल्दो अभी आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल ही तो है, बट अभी आपको सिंपल लग रहा है बिकॉज मैंने सिंपल वे में प्रेजेंट किया है। आप जाके इसको ऑनलाइन देखोगे, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ड्रिवन यहाँ पे गिवन नहीं है, मैंने आपको सिंपल ड्रॉ करके बता दिया तो आपको इजी लग रहा होगा। सो 2 डे लॉकआउट मीन्स यू आर लॉकिंग आउट द रेट फॉर जून 29th एंड 30th ऑन जून 28th ओनली। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके बाद है आपका एक लुक बैक का कंसेप्ट, 1 डे लुक बैक। 1 डे लुक बैक में क्या होता है, अगेन आपका इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है ऑन 1 आपका इंटरेस्ट पीरियड एंड हो रहा है ऑन जून ऑफ 30th। इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट 1 इंटरेस्ट पीरियड एंड जून 30th। पेमेंट कब कर रहे हो आप, जुलाई 1 को। ठीक है, दिस इज योर इंटरेस्ट पीरियड, आई एम कॉलिंग इट इंटरेस्ट पीरियड। आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड का मतलब क्या है, जिसको देख के आप इंटरेस्ट कंप्यूट करोगे, दैट इज नॉट इक्वल टू इंटरेस्ट पीरियड। इंटरेस्ट पीरियड मींस जो आपका एक तरह से बोरोइंग पीरियड है, जिसका इंटरेस्ट आपको कंप्यूट करना है, बट किसको देख के आप इंटरेस्ट को कंप्यूट कर रहे हो, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन पीरियड। तो यहां पे मैं 1 डे का लुक बैक कर रहा हूं, तो इसका मतलब अप्रैल 1 में मैं अप्रैल 1 का रेट नहीं यूज करूंगा, मैं लुक बैक करूंगा एक दिन पीछे, तो उस केस में मार्च 31 का मैं रेट यूज करूंगा। अप्रैल 2 के लिए मैं अप्रैल 1 का रेट यूज करूंगा, अप्रैल 3 के लिए मैं अप्रैल 2 का रेट यूज करूंगा। सिमिलरली जून 30th के लिए मैं जून 29th का रेट यूज करूंगा। सो आई एम लुकिंग बैक 1 डे, आई एम लुकिंग बैक 1 डे। ये आपका 5 डे लुक बैक भी हो सकता है, या आपका 10 days लुक बैक भी हो सकता है, वो आपका जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वैसा रहेगा, राइट। बट इन दिस केस, इन द कंसेप्ट ऑफ लुक बैक, योर इंटरेस्ट पीरियड इज डिफरेंट देन योर ऑब्जर्वेशन पीरियड। ऑब्जर्वेशन पीरियड वो पीरियड है जिसको देखते हुए, जिसको ऑब्जर्व करते हुए आप इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहे हो, एंड इंटरेस्ट पीरियड आपका वो एप्लीकेबल पीरियड है जिसमें आपने बोरोइंग की है, जिसपे आपका इंटरेस्ट लगेगा, राइट। बट आप इंटरेस्ट अप्रैल 1 का नहीं देखोगे, आप इंटरेस्ट देखोगे मार्च 31 से लेकर जून 29 तक। पेमेंट आप कब कर रहे हो, पेमेंट आप वही जुलाई 1 को ही कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड 1 डे लुक बैक, दिस इज कॉल्ड 1 डे लुक बैक। कोई भी इसको में ये नहीं बोलेगा कि आपका पेमेंट डिले बाय 1 डे हो रहा है, डिले बाय 1 डे नहीं होता। डिले बाय 1 डे आप ऐसे नहीं बोलोगे जून 29 को रेट पता लग गया तो आपका जून 30th को हो जाना चाहिए, तो सिंस जुलाई 1 को हो रहा है तो उस केस में यहाँ पे पेमेंट डिले बाय 1 डे भी है, वो नहीं है। बिकॉज डिले जो देखा जाता है वो इंटरेस्ट पीरियड एंड से ही देखा जाता है। तो इंटरेस्ट पीरियड एंड से तो आप कोई डिले नहीं कर रहे हो, आप तो जुलाई 1 को ही पेमेंट कर रहे हो। तो दिस इज नॉट अ डिले, बट यस यू आर यूजिंग अ 1 डे prior interest rate for computation. So that is why this is called as 1 day look back period. Again ये सबका भी एडवांटेज क्या है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, कि आप एक दिन पीछे का रेट देख के एडवांस में एक तरह से अपनी लाइबिलिटी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है ना पेमेंट करने के लिए, एक दिन पहले आपको पता लग जा रहा है आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, तो उस केस में आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट इजीली पॉसिबल है। जल्दी से ड्रॉ कर लो ये 1 डे लुक बैक। 1 डे लुक बैक। उसके बाद है आपका कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन पीरियड शिफ्ट। ये सारा कंसेप्ट चल किसका रहा है, हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं, सॉफर इन एरियर्स का। ठीक है, यहां पर आप अरियर्स में बात कर रहे हो, बट अरियर्स में सिर्फ एक कन्वेंशन नहीं है। यू कैन हैव प्लेन कॉन्ट्रैक्ट्स, यू कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट्स वेर इन पेमेंट डिले बाय 1 डे प्रोविजन इज देयर, you can have contracts with 2 day lockout or suspension, you can have 1 day look back contracts, and now last is concept of observation period shift। इसमें क्या होता है,
we use a backward shifted model. This is a technical word, that is why I have written it in quotes. Backward shifted model where both rate and day weighting shifts back to the earlier observation period. Backward shifted model where both rate and day weighting shifts back to the earlier observation period. Right? समझते हैं. मेरा अप्रैल 1 को बोरोइंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो माई इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट. मेरा जून 30 को बोरोइंग पीरियड एंड होगा, दैट इज माई इंटरेस्ट पीरियड एंड. आप पेमेंट जुलाई 1 को ही कर रहे हो. नाउ जो आप रेट लेके चल रहे हो वो लेके चल रहे हो मार्च 31 से जून 29th. So is this same as this? Is this a look back? Yes, this is a look back. Now ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट यहां पे नहीं है, तो ये तो एक सिंपल लुक बैक का एग्जांपल है. नहीं है कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा, ये जो आपका वेटिंग है ना, आप जो वेट्स देंगे, राइट, आपको वेट्स देने होते हैं. आप फ्राइडे को वेट देते हो 3 का, मंडे को वेट देते हो 1 का, ट्यूसडे को 1 का, वेंसडे को 1 का, थर्सडे को 1 का एंड फ्राइडे को 3 का. वो जो आप वेट्स दोगे वो आप ओरिजिनल पीरियड को देख के ही दोगे. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. मुझे नहीं पता कि अप्रैल 1 को और मार्च 31 को क्या है. फॉर एग्जांपल आप मान के चलो अप्रैल 1 जो है आपका फ्राइडे है. अप्रैल 1 जो है वो आपका फ्राइडे है, तो मार्च 31 क्या होगा? थर्सडे, राइट. तो आप ये जो मार्च 31 का रेट यूज करोगे उसको वेट क्या दोगे? कोई बताएगा? अप्रैल 1 आपका फ्राइडे है, मार्च 31 आपका थर्सडे है, तो आप जो ये रेट यूज करोगे मार्च 31 का, उसको आप वेट क्या दोगे? आप 3 का वेट दोगे. दैट इज कॉल्ड नो ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट. मतलब मैंने यहां पे ड्रॉ किया ना कि वेट मैं इंटरेस्ट पीरियड के ही यूज कर रहा हूं. अगर मैं वेट भी लुक बैक पीरियड के यूज करना शुरू कर दूं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन पीरियड शिफ्ट. ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहां पे? बोथ रेट एंड डे वेटिंग शिफ्ट्स बैक टू द अर्लियर ऑब्जर्वेशन पीरियड. मैं यहां पे क्या वेट को शिफ्ट कर रहा हूं? द आंसर इज नो. मैं वेट को शिफ्ट ही नहीं कर रहा हूं. मैं वेट तो ओरिजिनल इंटरेस्ट पीरियड को देख के ले रहा हूं. तो उस केस में यहां पे कोई ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट नहीं है. ये सिर्फ कन्वेंशंस हैं, आपको पता होनी चाहिए बिकॉज ये यूज होती हैं. राइट, इट्स ऑल. ये जो कोर्स है इसमें कुछ ऐसे कंसेप्चुअल नहीं है कि आप कुछ कंसेप्चुअल समझने वाले हो. इट्स ऑल फैक्ट ड्रिवन कोर्स कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं, राइट, regarding this market. So observational period shift means there is a backward shifted model where both the rate and day weighting shifts back to the earlier observation period. अगर मेरा सिर्फ rate shift back हो रहा है to a different observation period, that is called look back, right? But अगर मेरे weights shift नहीं हो रहे हैं तो उस केस में it is called as no observational shift. कोई shift हमने किया ही नहीं, क्योंकि अगर अप्रैल 1 मेरा फ्राइडे है तो मैं वेट 3 का ही यूज कर रहा हूं, राइट. तो मैं मार्च 31 थर्सडे को देख के वेट यूज नहीं कर रहा हूं. मैं नो डाउट रेट मार्च 31 का यूज करूंगा, बट उसके सामने जो वेट लिखूंगा वो मैं 3 का लिखूंगा. अब अगर ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट होगा तो उस केस में क्या होगा? दिस इज योर इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट, दिस इज योर इंटरेस्ट पीरियड एंड, दिस इज योर इंटरेस्ट पेमेंट, राइट. ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट में क्या होगा? आपका जो रेट है वो भी शिफ्ट हो रहा है, आपके जो वेट्स हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं. तो मुझे बताओ, अगर अप्रैल 1 को फ्राइडे है, मार्च 31 को थर्सडे है, तो उस केस में अप्रैल 1 का जो आप रेट लोगे वो मार्च 31 का यूज करोगे, राइट. आप वेट कौन सा यूज करोगे? व्हाट विल बी द एप्लीकेबल वेट? द वेट विल बी 1, राइट. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट. ठीक है, क्योंकि आप यहां पे क्या कर रहे हो? ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट में आप वेट्स भी जो है वो ऑब्जर्वेशन पीरियड से उठा रहे हो, ना कि इंटरेस्ट पीरियड से. सो ऑल दीज आर टेक्निकल जार्गन्स जो आपको पता होनी चाहिए. प्लेन पेमेंट डिले बाय 1 डे, 2 डे लॉकआउट और सस्पेंशन, 1 डे लुक बैक, नो ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट एंड ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट. जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, नो ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट को एंड ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट को. No observational shift and observational shift. ठीक है, इसमें आपका इंटरेस्ट पीरियड अलग है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पीरियड. इसको ऑब्जर्वेशन पीरियड भी बोलते हैं. मैंने इसको इफेक्टिव रेट्स बोला है बिकॉज मैं
रेट्स कौन से यूज करूंगा, ऑब्जर्वेशन पीरियड को देख के, राइट। बट जो वेट्स है मेरे वो इंटरेस्ट पीरियड से ही आएंगे। तो इस केस में सिंस मैं वेट्स को शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, वेट्स को मैं ऑब्जर्वेशन पीरियड के बेसिस पे नहीं ले रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज नो ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट। विद ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट में क्या होगा, जो मेरे वेट्स आएंगे वो भी मेरे ऑब्जर्वेशन पीरियड के बेसिस पे आएंगे। जल्दी से ड्रॉ कर लो, विद ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट एंड नो ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट। Let me know once you have written. ठीक है, माई होल एजेंडा ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस कोर्स वाज कि आप लोग फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, आपको आइडिया होना चाहिए सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में। अब इसका जो लिटरेचर ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं जो कंसल्टिंग कंपनीज ने पब्लिश किए हुए हैं, बट कुछ भी क्लैरिटी नहीं है उनमें। ठीक है, अब अगर आप उनको जाके देखेंगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव वही था कि क्लैरिटी से आपको बताऊं एंड ताकि आपको ये सारे जार्गन्स क्लियर रहे। हम लोग इसी कोर्स के अंदर सॉफ्टवेयर फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर स्वैप्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज जब आप आगे जाके कहीं पर भी काम करेंगे तो आप कोई लाइबोर फॉरवर्ड्स वगैरह या लाइबोर स्वैप्स थोड़ा ना होंगे, राइट। तो आपके सॉफ्टवेयर ही होने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुराना पढ़ के आए हैं तो आप अपडेटेड ही नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? लिख लिया सबने? ठीक है, तो आई होप सारे केसेस आपको क्लियर होंगे। जल्दी से एक एक्सेल एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगा, राइट। तो यहां पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। वन इज नो लुक बैक, वन इज 2 डे लुक बैक विद नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट, एंड तीसरा लिया है 2 डे लुक बैक विद ऑब्जर्वेशन शिफ्ट, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं इस एग्जाम्पल में, एक सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल में मैं 1 वीक का सॉफर निकालना चाह रहा हूं, 1 वीक का सिंपल एवरेज या कंपाउंड एवरेज, राइट। तो उस केस में मेरा जो इंटरेस्ट पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 6 अप्रैल। इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 6 अप्रैल, एंड 6 अप्रैल मेरा मंडे है, राइट। सिंस दिस इज अ केस ऑफ नो लुक बैक, कोई लुक बैक नहीं है, तो उस केस में मेरा जो इंटरेस्ट पीरियड है और जो मेरा ऑब्जर्वेशन पीरियड है दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। तो आप देख सकते हैं आपका जो इंटरेस्ट पीरियड है और ऑब्जर्वेशन पीरियड है वो सेम है। 6 अप्रैल, 6 अप्रैल मंडे, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल ट्यूसडे, 8 अप्रैल, 8 अप्रैल वेंसडे, 9 अप्रैल, 9 अप्रैल थर्सडे, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल फ्राइडे, राइट। और सैटरडे और संडे मेरा फ्राइडे के अंदर आएगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे वेट्स देने होंगे। तो मंडे को वेट दिया है 1 का, ट्यूसडे को 1 का, वेंसडे को 1 का, थर्सडे को 1 का, एंड फ्राइडे को 3 का वेट दिया है, राइट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल केस जहां पे हम लोग कोई लुक बैक नहीं कर रहे। तो मेरा जो इंटरेस्ट पीरियड है और मेरा जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है दैट इज एग्जैक्टली सेम, राइट। और जो मैं वेट्स दे रहा हूं वो फ्राइडे को 3 का वेट दे रहा हूं बिकॉज फ्राइडे के अंदर सैटरडे संडे भी आ गया, राइट। एंड बाकी सबको 1 का वेट दे रहे हैं सच दैट द सम ऑफ वेट्स इक्वल टू 7। उसके बाद मेरा नेक्स्ट केस है 2 डे लुक बैक विद नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट, 2 डे लुक बैक विद नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट। तो अगेन मेरा जो इंटरेस्ट पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से। अब 6 अप्रैल मेरा मंडे है। अब मुझे मंडे का रेट यूज नहीं करना है, मुझे 6 अप्रैल का रेट यूज नहीं करना है, मुझे 2 दिन पीछे लुक बैक करना है। तो 2 दिन पीछे क्या होगा, क्या संडे और सैटरडे 2 दिन पीछे होगा? द आंसर इज नो। आपको 2 बिजनेस डेज बैक जाना है। तो मंडे के लिए आपका पहला बिजनेस डे बनेगा फ्राइडे का और सेकंड बिजनेस डे बनेगा थर्सडे का। तो आप देख सकते हैं मंडे के लिए मेरा थर्सडे बन रहा है लुक बैक, राइट। एंड मेरा इफेक्टिव डेट कौन सा होगा, 2 अप्रैल। तो मुझे 6 अप्रैल का रेट यूज नहीं करना है, मुझे 6 अप्रैल के लिए 2 अप्रैल का रेट यूज करना है, राइट। सिमिलरली 7 अप्रैल मेरा ट्यूसडे है, तो 2 डेज पीछे जाते हैं, ट्यूसडे से 2 बिजनेस डेज पीछे, मंडे एंड देन फ्राइडे। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे, और वो मेरा इफेक्टिव डेट कौन सा बन रहा है, 3 अप्रैल।
उसके बाद है 8th ऑफ अप्रैल विच इज वेंसडे। अगेन आप 2 दिन पीछे जाओगे तो वेंसडे से 2 बिजनेस डे पीछे जाते हैं विच इज योर मंडे, तो मंडे का इफेक्टिव डेट इज 6th ऑफ अप्रैल। सिमिलरली थर्सडे 9th अप्रैल है, तो आपको 2 दिन पीछे जाना है, तो थर्सडे से 2 दिन पीछे जाएंगे, वेंसडे एंड ट्यूसडे। आपका इफेक्टिव डेट कौन सा आएगा? 7th ऑफ अप्रैल। एंड देन लास्ट है आपका 10th अप्रैल, 2 दिन पीछे आपका 8th ऑफ अप्रैल बनेगा। 10th अप्रैल आपका फ्राइडे है, तो 2 दिन पीछे आपका वेंसडे होगा, राइट। एंड सिंस यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट नहीं है, इसका मतलब जो मुझे वेट्स देने हैं वो इंटरेस्ट पीरियड को देख के देने हैं या मुझे ऑब्जर्वेशन पीरियड को देख के देने हैं? मुझे इंटरेस्ट पीरियड को देख के देना है, तो इसका मतलब मैं इसको यूज करूंगा वेट्स देने के लिए, ना कि इसको, राइट, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट। तो मंडे को आप वेट दोगे 1 का, ट्यूसडे को आप वेट दोगे 1 का, वेंसडे को 1 का, थर्सडे को 1 का, एंड देन फ्राइडे को आप वेट दोगे सीधा 3 का, राइट। सो मंडे 1, ट्यूसडे 1, वेंसडे 1, थर्सडे 1 एंड फ्राइडे को यू आर गिविंग अ वेट ऑफ 3, राइट। तो आपको जो वेट देने हैं, सिंस नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट है, तो आपको ऑब्जर्वेशन पीरियड के बेसिस पे वेट नहीं देने, रेट्स आपको ऑब्जर्वेशन डेट्स के हिसाब से लेने, बट जो वेट्स है वो आपको इंटरेस्ट पीरियड के हिसाब से लेना है, राइट। तीसरा केस है आपका 2 डे लुक बैक विद ऑब्जर्वेशन शिफ्ट। इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें जो आपका रेट्स आएंगे वो तो आप लुक बैक करके लोगे, राइट, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पीरियड, बट जो आपके वेट्स आएंगे वो भी आप ऑब्जर्वेशन पीरियड के बेसिस पे लोगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे वेट्स जो मुझे लेने हैं वो मंडे ट्यूसडे को देख के नहीं लेना, मुझे थर्सडे फ्राइडे मंडे इसके बेसिस पे देना है। तो थर्सडे को 1 का वेट दिया, फ्राइडे को 3 का वेट दिया, मंडे को 1 का, ट्यूसडे को 1 का एंड वेंसडे को 1 का। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन विद नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट एंड विद ऑब्जर्वेशन शिफ्ट। 2 डे लुक बैक विद नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट में आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो ऑब्जर्वेशन पीरियड से आएगा, बट वेट्स ओरिजिनल पीरियड से आएंगे। एंड विद ऑब्जर्वेशन शिफ्ट में आपके जो रेट्स आएंगे वो ऑब्जर्वेशन पीरियड से आएंगे और आपके जो वेट्स आएंगे वो भी ऑब्जर्वेशन पीरियड के बेसिस पे आएंगे, राइट। सो दिस इज योर केस ऑफ सॉफर इन अरियर्स। तो सॉफर इन अरियर्स में जितना भी कन्वेंशन यूज होता है वो सारे कन्वेंशन हमने कवर कर लिए। उसके बाद है मेरा नेक्स्ट सॉफर इन एडवांस। मैंने आपको बोला कि जनरली पहले सॉफर इन अरियर्स थे, बट उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लिक्विडिटी रिस्क का, तो एक सॉफर इन एडवांस के कंसेप्ट को प्रमोट करने की बात की गई। एंड आजकल सॉफर इन एडवांस पब्लिश भी होता है, ऑल्दो इतना लिक्विड नहीं है। तो सॉफर इन एडवांस में क्या है? बेसिकली यू आर टेकिंग एवरेज ऑफ सॉफर ऑब्जर्व्ड बिफोर द करंट इंटरेस्ट पीरियड बिगिंस। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका जो इंटरेस्ट पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है Jan 1 से एंड एंड हो रहा है 31st ऑफ मार्च, राइट। सो इफ द इंटरेस्ट पीरियड इज फ्रॉम Jan 1 to 31st ऑफ मार्च, देन सॉफर इन एडवांस, पहला केस है लास्ट रीसेट। इसमें 2 केस होते हैं, जैसे सॉफर इन अरियर्स में बहुत सारे केस है ना, वैसे ही सॉफर इन एडवांस में 2 केस है, लास्ट रीसेट एंड देन लास्ट रीसेंट। तो लास्ट रीसेट में हम लोग क्या बोल रहे हैं? इफ द इंटरेस्ट पीरियड इज फ्रॉम Jan 1 to 31st of March, then SOFR in advance with last reset means we will use SOFR in the prior interest rate period that is October 1 to 31 December। तो ये क्वार्टर का अगर आप रेट लेना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? आप एवरेज लोगे प्रीवियस क्वार्टर से, लास्ट रीसेट दैट इज प्रीवियस क्वार्टर। तो उस केस में अक्टूबर 1 से 31 दिसंबर के जो रेट्स हैं आप उसका एवरेज लोगे, एंड आपको शुरू में ही पता होगा दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सॉफर इन एडवांस। ठीक है, नीचे एक लाइन दी है कि इकोनॉमिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉफर इन अरियर्स विद सच अ लॉन्ग लुक बैक पीरियड दैट द इंटरेस्ट रेट्स आर फुली ऑब्जर्व्ड बिफोर द डिजायर्ड पीरियड बिगिंस। अगर देखा जाए, कोई अगर बोलेगा कि सॉफर इन एडवांस एक्सेप्टेबल क्यों है, बिकॉज एक तरह से ये सॉफर इन अरियर्स ही तो है, बट विद अ वेरी लॉन्ग लुक बैक पीरियड सच दैट जो इंटरेस्ट रेट्स है ना वो फुली ऑब्जर्व्ड है इवन बिफोर द इंटरेस्ट पीरियड बिगिंस, राइट। सो दिस इज योर लास्ट रीसेट। दूसरा केस है आपका लास्ट रीसेंट। लास्ट रीसेंट में क्या होता है? सपोज आपका इंटरेस्ट पीरियड है फ्रॉम Jan 1 to 31st of March, तो अब आप रीसेंट मंथ को लेके चलोगे, आपको लास्ट रीसेट पीरियड को यूज करने का जरूरत नहीं है। तो रीसेंट मंथ सपोज आपका हो गया December 1st to December 31st। आप ये 15 दिन भी ले सकते हो, आप ये 30 दिन भी ले सकते हो, आप ये 45 डेज भी ले सकते हो। दिस इज योर लास्ट रीसेंट, राइट। तो आपको फुल पीरियड लेने का जरूरत नहीं है,
You can take any recent period. So if the interest period is from Jan 1 to 31st of March, use the average SOFR from 1st December to 31st December. This is an example of last recent. राइट नाउ ये जो पूरा कंसेप्ट है सॉफर इन एडवांस, उसमें इशू क्या है? उसमें इशू ये है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है कि सपोज मेरा एग्जांपल है लास्ट रीसेट एग्रीमेंट का, राइट, और मुझे रेट चाहिए फ्रॉम अप्रैल टू जून, तो अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए मुझे रेट चाहिए। तो लास्ट रीसेट में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रीवियस क्वार्टर के रेट्स को देखेंगे फ्रॉम जैन टू मार्च। अब अगर आप यहाँ पे प्लॉट में देखोगे तो जैन टू मार्च रेट बहुत हाई थे और उसके बाद रेट सब्सटैंशियली गिरे हैं, ये कोविड का टाइम है। तो अगर आप लास्ट रीसेट एग्रीमेंट को यूज करोगे, आप लास्ट क्वार्टर के बेसिस पे रेट को निकालोगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत हाई आने वाला है। तो नो डाउट आपको एडवांटेज है कि आपको एडवांस में रेट पता होगा, बट आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल बी वेरी हाई। So under the last reset agreement, the interest payment from April to June would be determined by the SOFR from Jan to March. आप प्लॉट में देख सकते हैं कि अगर आपको अप्रैल टू जून का रेट निकालना है तो उसके लिए आप क्या देखोगे? Jan to March. The Q1 rate is substantially higher than the Q2 rate, right? तो जो आपका Q1 रेट है वो बहुत हाई है as compared to the Q2 rate. Thus the cost of borrower, the cost of borrowing knowing interest payment in advance is a substantially higher interest rate. तो एडवांटेज है नो डाउट कि आपका लिक्विडिटी मैनेज होगा, बट दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि आपका शायद इस तरह का सिनेरियो जहां पे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हाई आए, राइट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क हम लोग हेजिंग में आगे जाके डिस्कस करेंगे जब मैं नेक्स्ट क्लास में सॉफर फ्यूचर्स और सॉफर स्वैप पढ़ाऊंगा। बट बेसिस रिस्क का आप सिंपल एग्जांपल ये समझो कि आपके जो बेसिकली आप सबसे रीसेंट इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर रहे, यू आर नॉट यूजिंग द मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन। जब आप सॉफर इन अरियर्स निकाल रहे थे तब तो आप अप्रैल टू जून पीरियड के लिए अप्रैल टू जून के रेट से यूज कर रहे थे, सो दैट वाज द मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन विच वाज अवेलेबल, जिसको देख के आप रेट निकाल रहे थे। यहां पर आप स्टेल इंफॉर्मेशन को देख के रेट निकाल रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग द रीसेंट इंफॉर्मेशन। दिस causes the problem of basis risk. इससे आपका लिक्विडिटी रिस्क मैनेज होता है। सॉफर इन एडवांस से आपका लिक्विडिटी मैनेज होगा बिकॉज आपको एडवांस में रेट पता होगा, बट आपका एक नया रिस्क अराइज होगा विच इज योर बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क का सिंपल मीनिंग यहां पर नो डाउट वो हेज के कंसेप्ट में आएगा जब हम आगे जाएंगे फ्यूचर्स में और स्वैप में, बट यहां पर आप सिंपल मान के चलो कि आप किस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आप मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन को यूज करते हो तो आपका बेसिस रिस्क कम होता है, अगर आप स्टेल इंफॉर्मेशन को यूज करते हो तो आपका बेसिस रिस्क हाई होता है, राइट? तो अगर मैं समराइज करना चाहूं, समराइज करने वाइज आई एम सेइंग जो मेरा प्लेन सॉफर इन अरियर्स था, राइट, उसमें आपका लिक्विडिटी रिस्क हाई है बिकॉज आपको एंड टाइम पे पता लगेगा कितना पेमेंट करना है, बट आपका बेसिस रिस्क कुछ नहीं है बिकॉज आप बिल्कुल रीसेंट इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अगर दूसरा केस लूंगा सॉफर इन अरियर्स विद डिलेज, लुक बैक और लॉकआउट पीरियड्स, उसमें थोड़ा सा बेसिस रिस्क है बिकॉज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या होती है? स्टेल होती है। बहुत ज्यादा हम लोग पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं लेते, बट यस सम इंफॉर्मेशन इज स्टेल, सो यू कैन से सम बेसिस रिस्क। बट जो मेरा सॉफर इन एडवांस है उसमें लिक्विडिटी रिस्क तो बहुत कम होने वाला है बिकॉज आपको एडवांस में ही पता होगा आपका रेट क्या है और आपका क्या इंटरेस्ट बनने वाला है। बट यस बेसिस रिस्क इज वेरी हाई because you are not using the most recent information, in fact you are using very stale information, right? तो this is your concept of SOFR in advance. तो अगर मैं समराइज करूं आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया लाइबोर वर्सेस आरएफआर का, राइट? उसके बाद हमने डिस्कशन किया कंसेप्ट ऑफ लाइबोर इन एडवांस वर्सेस आरएफआर इन अरियर्स, हमने सिंपल एवरेज वर्सेस कंपाउंड एवरेज का डिस्कशन किया, ठीक है? उसके अलावा हमने सॉफर इन अरियर्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा, हमने सॉफर इन अरियर्स में बहुत सारे कन्वेंशंस है, टेक्निकल जार्गन्स है, वो समझे, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा, एंड देन वी डिस्कस्ड सॉफर इन एडवांस, राइट? तो सॉफर इन अरियर्स और उसके बहुत सारे जार्गन्स देखे एंड देन सॉफर इन एडवांस। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सॉफर फ्यूचर्स बताने वाला हूं, सॉफर स्वैप्स बताने वाला हूं, एंड उसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, right? So this is all about first class. It was basic information but very important. मैंने आपको बहुत अच्छे से कैटेगराइज करके इंफॉर्मेशन दिया है बिकॉज अगर आप ऑनलाइन इसको रिसर्च करोगे तो इतना क्लैरिटी से गिवन नहीं है, राइट? तो ये डॉक्यूमेंट मैं आप सबके साथ शेयर कर
राइट? तो ये डॉक्यूमेंट मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। एंड नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो, उसमें हम सॉफर फ्यूचर्स देखेंगे, सॉफर स्वैप्स देखेंगे, एंड देन उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखने वाले हैं, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द फर्स्ट सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन विल बी टुमारो। थैंक यू। ठीक है, तो आई होप सारे केसेस आपको क्लियर होंगे। जल्दी से एक एक्सेल एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगा, राइट? तो यहां पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। वन इज नो लुक बैक, वन इज 2 डे लुक बैक विद नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट, एंड तीसरा लिया है 2 डे लुक बैक विद ऑब्जर्वेशन शिफ्ट, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूं इस एग्जाम्पल में, एक सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल में मैं 1 वीक का सॉफर निकालना चाह रहा हूं, 1 वीक का सिंपल एवरेज या कंपाउंड एवरेज, राइट? तो उस केस में मेरा जो इंटरेस्ट पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 6th ऑफ अप्रैल। इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 6th ऑफ अप्रैल, एंड 6th ऑफ अप्रैल मेरा मंडे है, राइट? सिंस दिस इज अ केस ऑफ नो लुक बैक, कोई लुक बैक नहीं है, तो उस केस में मेरा जो इंटरेस्ट पीरियड है और जो मेरा ऑब्जर्वेशन पीरियड है दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। तो आप देख सकते हैं आपका जो इंटरेस्ट पीरियड है और ऑब्जर्वेशन पीरियड है वो सेम है। 6th अप्रैल, 6th अप्रैल मंडे, 7th अप्रैल, 7th अप्रैल ट्यूसडे, 8th अप्रैल, 8th अप्रैल वेंसडे, 9th अप्रैल, 9th अप्रैल थर्सडे, 10th अप्रैल, 10th अप्रैल फ्राइडे, राइट? और सैटरडे और संडे मेरा फ्राइडे के अंदर आएगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे वेट्स देने होंगे। तो मंडे को वेट दिया है 1 का, ट्यूसडे को 1 का, वेंसडे को 1 का, थर्सडे को 1 का, एंड फ्राइडे को 3 का वेट दिया है, राइट? सो दिस इज अ वेरी सिंपल केस जहां पे हम लोग कोई लुक बैक नहीं कर रहे। तो मेरा जो इंटरेस्ट पीरियड है और मेरा जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है दैट इज एग्जैक्टली सेम, राइट? और जो मैं वेट्स दे रहा हूं वो फ्राइडे को 3 का वेट दे रहा हूं बिकॉज फ्राइडे के अंदर सैटरडे संडे भी आ गया, राइट? एंड बाकी सबको 1 का वेट दे रहे हैं सच दैट द सम ऑफ वेट्स इक्वल टू 7। उसके बाद मेरा नेक्स्ट केस है 2 डे लुक बैक विद नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट, 2 डे लुक बैक विद नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट। तो अगेन मेरा जो इंटरेस्ट पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है 6th ऑफ अप्रैल से। अब 6th ऑफ अप्रैल मेरा मंडे है। अब मुझे मंडे का रेट यूज नहीं करना है, मुझे 6th ऑफ अप्रैल का रेट यूज नहीं करना है, मुझे 2 दिन पीछे लुक बैक करना है। तो 2 दिन पीछे क्या होगा, क्या संडे और सैटरडे 2 दिन पीछे होगा? द आंसर इज नो। आपको 2 बिजनेस डेज बैक जाना है। तो मंडे के लिए आपका पहला बिजनेस डे बनेगा फ्राइडे का और सेकंड बिजनेस डे बनेगा थर्सडे का। तो आप देख सकते हैं मंडे के लिए मेरा थर्सडे बन रहा है लुक बैक, राइट? एंड मेरा इफेक्टिव डेट कौन सा होगा, 2nd ऑफ अप्रैल। तो मुझे 6th ऑफ अप्रैल का रेट यूज नहीं करना है, मुझे 6th ऑफ अप्रैल के लिए 2nd ऑफ अप्रैल का रेट यूज करना है, राइट? सिमिलरली 7th ऑफ अप्रैल मेरा ट्यूसडे है, तो 2 डेज पीछे जाते हैं, ट्यूसडे से 2 बिजनेस डेज पीछे, मंडे एंड देन फ्राइडे। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे, और वो मेरा इफेक्टिव डेट कौन सा बन रहा है, 3rd ऑफ अप्रैल। उसके बाद है 8th ऑफ अप्रैल विच इज वेंसडे। अगेन आप 2 दिन पीछे जाओगे तो वेंसडे से 2 बिजनेस डे पीछे जाते हैं विच इज योर मंडे। तो मंडे का इफेक्टिव डेट इज 6th ऑफ अप्रैल। सिमिलरली थर्सडे 9th अप्रैल है, तो आपको 2 दिन पीछे जाना है, तो थर्सडे से 2 दिन पीछे जाएंगे, वेंसडे एंड ट्यूसडे। आपका इफेक्टिव डेट कौन सा आएगा, 7th ऑफ अप्रैल। एंड देन लास्ट है आपका 10th अप्रैल, 2 दिन पीछे आपका 8th ऑफ अप्रैल बनेगा। 10th अप्रैल आपका फ्राइडे है, तो 2 दिन पीछे आपका वेंसडे होगा, राइट? एंड सिंस यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशनल शिफ्ट नहीं है, इसका मतलब जो मुझे वेट्स देने हैं वो इंटरेस्ट पीरियड को देख के देने हैं या मुझे ऑब्जर्वेशन पीरियड को देख के देने हैं, मुझे इंटरेस्ट पीरियड को देख के देना है। तो इसका मतलब मैं इसको यूज करूंगा वेट्स देने के लिए, ना कि इसको, राइट? बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट। तो मंडे को आप वेट दोगे 1 का, ट्यूसडे को आप वेट दोगे 1 का, वेंसडे को 1 का, थर्सडे को 1 का, एंड देन फ्राइडे को आप वेट दोगे सीधा 3 का, राइट? सो मंडे 1, ट्यूसडे 1, वेंसडे 1, थर्सडे 1, एंड फ्राइडे को यू आर गिविंग अ वेट ऑफ 3, राइट? तो आपको जो वेट देने हैं, सिंस नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट है, तो आपको ऑब्जर्वेशन पीरियड के बेसिस पे वेट नहीं देने, रेट्स आपको ऑब्जर्वेशन डेट्स के हिसाब से लेने, बट जो वेट्स हैं वो आपको इंटरेस्ट पीरियड के हिसाब से लेना है, राइट? तीसरा केस है आपका 2 डे लुक बैक विद ऑब्जर्वेशन शिफ्ट। इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें जो आपका रेट्स आएंगे वो तो आप लुक बैक करके लोगे, राइट, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पीरियड, बट जो आपके वेट्स आएंगे वो भी आप ऑब्जर्वेशन पीरियड के बेसिस पे लोगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे वेट्स जो मुझे लेने हैं वो मंडे ट्यूसडे को देख के नहीं लेना, मुझे थर्सडे फ्राइडे मंडे इसके बेसिस पे देना है। तो थर्सडे को 1 का वेट दिया,
फ्राइडे को 3 का वेट दिया, मंडे को 1 का, ट्यूसडे को 1 का एंड वेंसडे को 1 का. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन विद नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट एंड विद ऑब्जर्वेशन शिफ्ट. 2 डे लुक बैक विद नो ऑब्जर्वेशन शिफ्ट में आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो ऑब्जर्वेशन पीरियड से आएगा, बट वेट्स ओरिजिनल पीरियड से आएंगे. एंड विद ऑब्जर्वेशन शिफ्ट में आपके जो रेट्स आएंगे वो ऑब्जर्वेशन पीरियड से आएंगे, और आपके जो वेट्स आएंगे वो भी ऑब्जर्वेशन पीरियड के बेसिस पे आएंगे. राइट? सो दिस इज योर केस ऑफ सॉफर इन अरियर्स. तो सॉफर इन अरियर्स में जितना भी कन्वेंशन यूज होता है वो सारे कन्वेंशन हमने कवर कर लिए. उसके बाद है मेरा नेक्स्ट सॉफर इन एडवांस. मैंने आपको बोला कि जनरली पहले सॉफर इन अरियर्स थे, बट उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लिक्विडिटी रिस्क का. तो एक सॉफर इन एडवांस के कंसेप्ट को प्रमोट करने की बात की गई, एंड आजकल सॉफर इन एडवांस पब्लिश भी होता है, ऑल्दो इतना लिक्विड नहीं है. तो सॉफर इन एडवांस में क्या है, बेसिकली यू आर टेकिंग एवरेज ऑफ सॉफर ऑब्जर्व्ड बिफोर द करंट इंटरेस्ट पीरियड बिगिंस. फॉर एग्जांपल सपोज आपका जो इंटरेस्ट पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है Jan 1 से एंड एंड हो रहा है 31st of March. राइट? सो इफ द इंटरेस्ट पीरियड इज फ्रॉम Jan 1 to 31st of March, देन सॉफर इन एडवांस पहला केस है लास्ट रीसेट. इसमें दो केस होते हैं, जैसे सॉफर इन अरियर्स में बहुत सारे केस है ना, वैसे ही सॉफर इन एडवांस में दो केस है, लास्ट रीसेट एंड देन लास्ट रीसेंट. तो लास्ट रीसेट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ द इंटरेस्ट पीरियड इज फ्रॉम Jan 1 to 31st of March, then SOFR in advance with last reset means we will use SOFR in the prior interest rate period that is October 1 to 31 December. तो ये क्वार्टर का अगर आप रेट लेना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, आप एवरेज लोगे प्रीवियस क्वार्टर से, लास्ट रीसेट दैट इज प्रीवियस क्वार्टर. तो उस केस में अक्टूबर 1 से 31 दिसंबर के जो रेट्स हैं आप उसका एवरेज लोगे, एंड आपको शुरू में ही पता होगा दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सॉफर इन एडवांस. ठीक है? नीचे एक लाइन दी है कि इकोनॉमिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉफर इन अरियर्स विद सच अ लॉन्ग लुक बैक पीरियड दैट द इंटरेस्ट रेट्स आर फुली ऑब्जर्व्ड बिफोर द डिजायर्ड पीरियड बिगिंस. अगर देखा जाए, कोई अगर बोलेगा कि सॉफर इन एडवांस एक्सेप्टेबल क्यों है, बिकॉज एक तरह से ये सॉफर इन अरियर्स ही तो है, बट विद अ वेरी लॉन्ग लुक बैक पीरियड सच दैट जो इंटरेस्ट रेट्स है ना वो फुली ऑब्जर्व्ड है इवन बिफोर द इंटरेस्ट पीरियड बिगिंस. राइट? सो दिस इज योर लास्ट रीसेट. दूसरा केस है आपका लास्ट रीसेंट. लास्ट रीसेंट में क्या होता है, सपोज आपका इंटरेस्ट पीरियड है फ्रॉम Jan 1 to 31st of March, तो अब आप रीसेंट मंथ को लेके चलोगे, आपको लास्ट रीसेट पीरियड को यूज करने की जरूरत नहीं है. तो रीसेंट मंथ सपोज आपका हो गया December 1st to December 31st. आप ये 15 दिन भी ले सकते हो, आप ये 30 दिन भी ले सकते हो, आप ये 45 डेज भी ले सकते हो. दिस इज योर लास्ट रीसेंट. राइट? तो आपको फुल पीरियड लेने का जरूरत नहीं है, यू कैन टेक एनी रीसेंट पीरियड. सो इफ द इंटरेस्ट पीरियड इज फ्रॉम Jan 1 to 31st of March, use the average SOFR from 1st December to 31st December. This is an example of last recent. Right? Now ये जो पूरा concept है SOFR in advance, उसमें इशू क्या है? उसमें इशू ये है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है कि सपोज मेरा एग्जांपल है लास्ट रीसेट एग्रीमेंट का, राइट? और मुझे रेट चाहिए फ्रॉम अप्रैल टू जून. तो अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए मुझे रेट चाहिए. तो लास्ट रीसेट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस क्वार्टर के रेट्स को देखेंगे फ्रॉम Jan टू March. अब अगर आप यहाँ पे प्लॉट में देखोगे तो Jan टू March रेट बहुत हाई थे और उसके बाद रेट सब्सटैंशियली गिरे हैं. ये कोविड का टाइम है. तो अगर आप लास्ट रीसेट एग्रीमेंट को यूज करोगे, आप लास्ट क्वार्टर के बेसिस पे रेट को निकालोगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत हाई आने वाला है. तो नो डाउट आपको एडवांटेज है कि आपको एडवांस में रेट पता होगा, बट आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल बी वेरी हाई. So under the last reset agreement, the interest payment from April to June would be determined by the SOFR from Jan to March. आप प्लॉट में देख सकते हैं कि अगर आपको अप्रैल टू जून का रेट निकालना है तो उसके लिए आप क्या देखोगे, Jan to March. The Q1 rate is substantially higher than the Q2 rate, right? तो जो आपका Q1 रेट है वो बहुत हाई है as compared to the Q2 rate. Thus the cost of borrower, the cost of borrowing knowing interest payment in advance is a substantially higher interest rate. तो एडवांटेज है नो डाउट कि आपका लिक्विडिटी मैनेज होगा, बट दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि आपका शायद इस तरह का सिनेरियो जहां पे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हाई आए. राइट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ बेसिस रिस्क.
बेसिस रिस्क हम लोग हेजिंग में आगे जाके डिस्कस करेंगे जब मैं नेक्स्ट क्लास में सॉफर फ्यूचर्स और सॉफर स्वैप पढ़ाऊंगा। बट बेसिस रिस्क का आप सिंपल एग्जांपल ये समझो कि आपके जो बेसिकली आप सबसे रीसेंट इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर रहे, यू आर नॉट यूजिंग द मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन। जब आप सॉफर इन अरियर्स निकाल रहे थे तब तो आप अप्रैल टू जून पीरियड के लिए अप्रैल टू जून के रेट से यूज कर रहे थे, सो दैट वाज द मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन विच वाज अवेलेबल, जिसको देख के आप रेट निकाल रहे थे। यहां पर आप स्टेल इंफॉर्मेशन को देख के रेट निकाल रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग द रीसेंट इंफॉर्मेशन। दिस causes the problem of basis risk। इससे आपका लिक्विडिटी रिस्क मैनेज होता है। सॉफर इन एडवांस से आपका लिक्विडिटी मैनेज होगा बिकॉज आपको एडवांस में रेट पता होगा, बट आपका एक नया रिस्क अराइज होगा विच इज योर बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क का सिंपल मीनिंग यहां पर नो डाउट वो हेज के कंसेप्ट में आएगा जब हम आगे जाएंगे फ्यूचर्स में और स्वैप में, बट यहां पर आप सिंपल मान के चलो कि आप किस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आप मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन को यूज करते हो तो आपका बेसिस रिस्क कम होता है, अगर आप स्टेल इंफॉर्मेशन को यूज करते हो तो आपका बेसिस रिस्क हाई होता है, राइट। तो अगर मैं समराइज करना चाहूं, समराइज करने वाइज आई एम सेइंग जो मेरा प्लेन सॉफर इन अरियर्स था, राइट, उसमें आपका लिक्विडिटी रिस्क हाई है बिकॉज आपको एंड टाइम पे पता लगेगा कितना पेमेंट करना है, बट आपका बेसिस रिस्क कुछ नहीं है बिकॉज आप बिल्कुल रीसेंट इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अगर दूसरा केस लूंगा सॉफर इन अरियर्स विद डिलेज, लुक बैक और लॉकआउट पीरियड्स, उसमें थोड़ा सा बेसिस रिस्क है बिकॉज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टेल होती है। बहुत ज्यादा हम लोग पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं लेते, बट यस सम इंफॉर्मेशन इज स्टेल, सो यू कैन से सम बेसिस रिस्क। बट जो मेरा सॉफर इन एडवांस है उसमें लिक्विडिटी रिस्क तो बहुत कम होने वाला है बिकॉज आपको एडवांस में ही पता होगा आपका रेट क्या है और आपका क्या इंटरेस्ट बनने वाला है। बट यस बेसिस रिस्क इज वेरी हाई because you are not using the most recent information, in fact you are using very stale information, right? तो this is your concept of SOFR in advance। तो अगर मैं समराइज करूं आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया लाइबोर वर्सेस आरएफआर का, राइट। उसके बाद हमने डिस्कशन किया कंसेप्ट ऑफ लाइबोर इन एडवांस वर्सेस आरएफआर इन अरियर्स, हमने सिंपल एवरेज वर्सेस कंपाउंड एवरेज का डिस्कशन किया, ठीक है। उसके अलावा हमने सॉफर इन अरियर्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा, हमने सॉफर इन अरियर्स में बहुत सारे कन्वेंशंस है, टेक्निकल जार्गन्स है, वो समझे, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा, एंड देन वी डिस्कस्ड सॉफर इन एडवांस, राइट। तो सॉफर इन अरियर्स और उसके बहुत सारे जार्गन्स देखे एंड देन सॉफर इन एडवांस। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सॉफर फ्यूचर्स बताने वाला हूं, सॉफर स्वैप्स बताने वाला हूं, एंड उसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, right? So this is all about first class, it was basic information but very important। मैंने आपको बहुत अच्छे से कैटेगराइज करके इंफॉर्मेशन दिया है बिकॉज अगर आप ऑनलाइन इसको रिसर्च करोगे तो इतना क्लैरिटी से गिवन नहीं है, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आप सबके साथ शेयर कर, राइट, तो ये डॉक्यूमेंट मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। एंड नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो, उसमें हम सॉफर फ्यूचर्स देखेंगे, सॉफर स्वैप्स देखेंगे, एंड देन उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखने वाले हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द फर्स्ट सेशन एंड नेक्स्ट सेशन विल बी टुमारो, थैंक यू।